फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th होम साइंस वन शॉर्ट वीडियो में एक बार फिर से अध्याय 10 से शुरू कर रहा हूँ। अध्याय 10 का नाम है संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रख-रखाव। अब यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य रूप से हमें प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है, मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में पढ़ना है। मूलभूत संकल्पनाओं में हमें धुलाई के उपकरण, सुखाने के उपकरण, इस्त्री प्रेस करने के उपकरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें हम संस्थाओं के बारे में जानेंगे, जीविका के लिए तैयारी कैसे किया जाएगा इसके बारे में जानेंगे और कार्यक्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो अध्याय 10 जिसका नाम है संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रख-रखाव काफी महत्वपूर्ण है। इसमें यह मुख्य रूप से जितने भी टॉपिक हैं वो आपको आज वन शॉट में बताया जाएगा और टोटल के जितने भी रेस्ट चैप्टर बच गए हैं उन सभी को इसी वीडियो में कंप्लीट करवा के पूरे होम साइंस चैप्टर के सभी चैप्टरों को कंप्लीट कर दिया जाएगा और यह आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो क्योंकि ये वन शॉट वीडियो रहेगा। ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना की बात करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में जो हमारा है संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव, इसके प्रस्तावना क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा पहने जाने वाले परिधान, परिधान का मतलब होता है वस्त्र। ये सब चीजें जो है वो आप याद रखिएगा कि परिवार के जो अलग अलग सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं फैमिली के, वो जो पहनते हैं कपड़े तथा विभिन्न प्रकार के गृह कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कपड़ों के विषय में हम सब काफी कुछ जानते हैं। हमारे घर में अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के कपड़ों को पहनते हैं। इसके अलावा घरों में कई बार अलग अलग कार्यों के लिए भी अलग अलग कपड़ों का इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे विशेष प्रकार के भी कपड़े होते हैं जो विभिन्न उद्योगों, मतलब विभिन्न प्रकार के फैक्ट्री, व्यापार, संस्थाओं में विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि अलग-अलग संस्थाओं में अलग-अलग डिजाइन के, अलग-अलग कलर के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि किसी संस्थान के सभागार को ऊष्मा तथा ध्वनि रोधित, मतलब कि हीट एंड साउंड प्रूफ बनाने के लिए भी कई प्रकार के अलग-अलग तरह के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अस्पतालों में पट्टियां, मास्क आदि के रूप में भी ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल होते हुए आपने देखा है। होटल्स में, ट्रेन में, फ्लाइट में आपने कई प्रकार के विशेष प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल होते हुए देखा है। ऐसे सभी कपड़े जिनका किसी विशेष, मतलब उद्योग विशेष आप कह सकते हैं, जो खासकर किसी स्पेशल जगहों पे स्पेशल रंग के होते हैं, या फिर संस्थान में बात कर ले, या फिर कुछ उनमें विशेष गुण होते हैं जिसके आधार पर उनका विशेष प्रयोग और कार्यात्मकता, जिसे हम स्पेसिफिक यूजेज और फंक्शनैलिटी कहते हैं, इसको चयन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, रेल वगैरह में या यात्रा करने के दौरान आपने देखा होगा कि कुछ विशेष प्रकार के कलर के कपड़ों का ही चयन किया जाता है। ऐसे विशेष गुण वाले वस्त्रों के लंबे समय तक प्रयोग हेतु उपयुक्त बने रहने के लिए यह विशेष गुण उसमें होते हैं। मतलब ऐसे कपड़े जो उसी उपयोग के लिए लंबे समय तक बने रहे, मतलब लंबे समय तक उनका उपयोग किया जा सके। और इसके लिए इसका सबसे अच्छा और सरल उपाय उपाय है कपड़ों की अच्छी देखभाल करना। जब आप कपड़ों का रेगुलर सही तरीके से केयर करोगे तो आप देखोगे कि कपड़े लंबे समय तक काफी मजबूत, टिकाऊ बने रहते हैं। तो ये मुख्य रूप से इस चैप्टर में प्रस्तावना के बारे में था। अब हम बात करेंगे मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में। तो विशेष प्रकार के वस्त्रों की देख-रेख, मतलब कि जो अलग-अलग क्वालिटी के कपड़े होते हैं जो कहीं विशेष रूप से उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, होटल है, रेस्टोरेंट है, फ्लाइट है, ट्रेन है, हॉस्पिटल्स हैं, मास्क के लिए, पट्टी के लिए। तो इनके रख-रखाव की जो विधि है वो अलग-अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब अलग-अलग तरीकों से निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए, कई बार आपके पास भी कुछ ऐसे कपड़े होंगे जिनका उपयोग आपने घर में धोने के समय में नहीं किया होगा, क्योंकि उसे हम ड्राई क्लीन करवाते हैं या विशेष तरीके से साफ करवाते हैं, क्योंकि वो कपड़े कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम नॉर्मल और सिंपल वॉश से उसको साफ नहीं कर सकते हैं। और ये निर्भर करता है उनके रेशों की मात्रा के ऊपर कि उनकी रेशे की मात्रा कितनी है। वस्त्र निर्माण की टेक्नोलॉजी
क्या है, किस तरीकों से इस वस्त्र का निर्माण किया गया है, धागे का प्रकार क्या है, जिस धागे से वस्त्र का निर्माण किया गया है उसके प्रकार क्या है, वस्त्र पर की गई परिसज्जा मतलब कि उसकी सजावट और वस्त्र को कहाँ उपयोग में लेना है, ये सारी चीजें उसके रख रखाव के ही ऊपर निर्भर करता है। ताकि देखिए ये सारी चीजें अगर हमें पता होती है कि उसमें रेशों की मात्रा कैसे है, उसमें किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके निर्माण किया गया है, उसमें धागे किस प्रकार के हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लोग उसे बड़े सही तरीके से साफ करके और रखते हैं। ज्यादातर लोग उसे ड्राई क्लीन करवाते हैं। तो ये धागे के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है। उसके ऊपर परिसज्जा क्या है, परिसज्जा कहने का मतलब है कई बार कपड़ों के ऊपरी तरीके से सजाने के लिए लोग बाहरी चीजों का उपयोग करते हैं। ऐसे में अगर आप नॉर्मल वॉश उसको करोगे तो वो कपड़ों की क्वालिटी जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाएगी। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो हैं वो फैक्टर है कि हम वस्त्रों को कैसे संभाल के रखते हैं। प्रकार की धुलाई, लॉन्ड्री प्रक्रियाएं जिसमें आपको धब्बे हटाने की विधियां दिखेगी, जैसे कि कपड़े पे कोई दाग धब्बा लग गया, कोई मतलब गंदगी लग गई, तो धुलाई में जल की भूमिका, साबुन, अपमार्जक, उपयुक्तता, धुलाई के उपरांत वस्त्रों की सुसज्जा, उपचार तथा उन्हें इस्त्री अथवा प्रेस करके तह लगाने के विषय में हम सब ने थोड़ा ज्ञान जरूर पहले से भी ले लिया। और ये सारी चीजें हम घर में भी देखते हैं तो हमें ये सारी चीजें पहले से भी पता है कि कैसे हम कितने साबुन से किस वस्त्र को धोएंगे, कौन से अपमार्जक या साबुन का इस्तेमाल करना है, उसके बाद उसमें आयरन करना है, उसको तह लगाना है, उसको फिर सही तरीके से मोड़ के उसको सही तरीके से रख लेना है। तो इन सभी चीजों के बारे में ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पहले से भी जानते हैं। इस अध्याय में हम इन गतिविधियों के लिए प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों के विषय में पढ़ेंगे। कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो इस प्रकार के विधियों को सुसज्जित करने में कारगर होते हैं। कपड़ों को धोने में हो गया, आयरन करने में हो गया, तह लगाने में हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। पॉइंट हमारा कहता है वस्त्रों की देख रेख एवं रख रखाव के लिए मुख्य 3 रूप का उपयोग किया जाता है, मतलब 3 प्रकार से इन चीजों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें हमारा कहता है धुलाई के उपकरण, मतलब जो कपड़े होते हैं उनको धोने में किस प्रकार के मशीन का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, ये वस्त्रों के देख रेख एवं रख रखाव में सबसे नंबर 1 पॉइंट पे आता है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है सुखाने के उपकरण, मतलब जब कपड़े जब धुल गए हैं तो उनको सुखाने के लिए किस प्रकार के मशीनों का उपयोग होता है, किस प्रकार के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो ये नंबर 2 पे हमारा आता है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है इस्त्री और प्रेस करने के उपकरण, मतलब कपड़ों को सीधा करने के लिए जिस प्रकार से आयरन होता है, प्रेस होता है, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ये मुख्य रूप से जो 3 प्रकार हैं, ये वस्त्रों की देखभाल, रख रखाव के मुख्य रूप से 3 रूप में बांट दिया गया है। पॉइंट हमारा कहता है धुलाई के उपकरण, मतलब कपड़ों को धोने के लिए जिस प्रकार के मशीनों का इस्तेमाल होता है, जिस प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसे भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है हस्तचलित, मतलब हाथ से चलाने वाली मशीन। दूसरा आता है अर्ध स्वचालित, मतलब ऑटोमेटिक तो होता है लेकिन इसमें कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें हाथों से करना होता है, इसीलिए इसे हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। एक तीसरे नंबर पे आता है पूर्णतः स्वचालित, मतलब ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होता है, इसमें आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना होता है। ये ऑटोमेटिकली पानी एब्जॉर्ब करेगा, वॉश करेगा, ड्राई करेगा, उसको सीधा भी करेगा, मतलब सारे काम इस मशीन में ऑटोमेटिक अर्थात स्वचालित तरीकों से हो जाते हैं। तो ये धुलाई के उपकरण हैं जो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। अब हम बात करेंगे हस्तचलित मशीन के बारे में। इन मशीनों में 50% या अधिक काम प्रचालक के हाथ से करने होते हैं, मतलब मैंने भी आपको बताया है जो मैनुअल मशीन होता है इसमें ज्यादातर लोग ज्यादातर काम अपने हाथों से करते हैं, इसलिए इसमें आंकड़ा दे दिया गया है कि 50%, अगर 100% काम है तो 50% काम आपको हाथ से ही करने होते हैं। दूसरा है अर्ध स्वचालित। अब ये
2 टब वाली मशीन होती है। इस मशीन में समय-समय पर वस्त्र धोने वाले व्यक्ति को अपने हाथों का उपयोग करना होता है। जैसे कि एक में अगर हाथ डाल के आपने कपड़े धो लिए तो आपको अपने हाथों से उसे दूसरे वाले कॉलम में डाल के उसे सुखाना होगा। इसीलिए इसे हम अर्ध स्वचालित कहते हैं। लेकिन जो पूर्णतः स्वचालित होता है, जो फुल्ली ऑटोमैटिक होता है, इन मशीनों में वस्त्रों के धुलने, खंगालने, निचोड़ने का कार्य जो है वो मशीन एक ही ड्रम में कर लेता है और व्यक्ति के हाथों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। मशीन में पानी भरने, निश्चित ताप पर गर्म करने, धुलाई चक्र और खंगालने तक के कार्यों को यह खुद से खुद ही कर लेता है। अब देखिए, सभी नियंत्रण को एक ही बार इसमें सेट कर लिया जाता है। बहुत सारे बटन इसमें दिए रहते हैं, उसको सेट करके सारे वस्त्रों को एक साथ साफ कर लिया जाता है। आपको बस वस्त्र को डालकर उसमें छोड़ देना है और टाइम सेट कर देना है। उस टाइम के अंदर वो वस्त्र खुद ही साफ होके मशीन भी अपने आप ही बंद हो जाता है। कपड़ों को आपको खुले या धूप में सुखाने, कपड़ों को सुखाने के सभी प्रचलित विधियां इसमें मौजूद हैं। बड़े स्तर पर कपड़ों को सुखाने के लिए ड्रायर का उपयोग किया जाता है। हालांकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे मशीन हैं जो कपड़ों को सुखा के ही आपको बाहर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सुखाने के उपकरण 2 प्रकार से काम करता है। अब हमने अभी तक कपड़ों को साफ करने के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे कि कपड़ों को सुखाने में जो 2 प्रकार के उपकरण हैं वो कैसे काम करते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पर ये है और दूसरे नंबर पे ये है। तो सबसे पहले हम पहले नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। अपेक्षाकृत निम्न तापमान की वायु का उच्च वेग से परिचालन। अब इसे समझ लीजिए, इस प्रणाली में क्या होता है, कमरे की उपस्थित जो वायु होती है उसके सामने पैनल के नीचे से प्रवेश करके उष्मा के स्रोत को ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, मतलब ऊपर से डाला जाता है। अब गर्म वायु जब वस्त्र में लगेगा तो वो अपने आप सूखना शुरू हो जाएगा। तो गर्म वायु वस्त्रों में से होती हुई निकास नली से क्या होता है, फिर से वापस बाहर निकल जाता है। इससे कमरे का तापमान और आर्द्रता सामान्य बनी रहती है। तो ये पहला तरीका था कपड़े सुखाने के उपकरण के बारे में। दूसरे तरीके के बारे में जान लेते हैं। इसमें है उच्च तापमान की वायु की धीमी गति से परिचालन। अब देखिए, इस प्रणाली में जब वायु शुष्क में प्रवेश करते हुए उष्मा के स्रोत के ऊपर से निकलती है, तब वायु क्या होता है, शुष्क से ऊपरी हिस्से के जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें एक छोटे पंखे द्वारा खींच लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यह वायु फिर नीचे और वस्त्रों के बीच से निकलते हुए जो निकास एग्जिट गेट होता है उससे निकल जाता है। और जब ये गर्म वायु कपड़ों के बीच से निकलता है तो उसे सुखाने का काम करता है। और जो निष्कासित वायु होता है, जो हवा बाहर निकलता है, उसकी आर्द्रता अधिक होती है क्योंकि वो अंदर के कपड़ों के अंदर के पानी को भी बाहर लेके निकल जाता है। तो हम बात करेंगे प्रेस के उपकरण के बारे में, जिसे हम नॉर्मली इस्त्री भी कहते हैं, आयरन भी कहते हैं। अब इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि प्रेस के उपकरण कैसे होते हैं। तो ये भी मुख्य रूप से 2 प्रकार का है, पहला और दूसरा। पहला में क्या होता है कि बिजली से चलने वाली प्रेस होती है, जो आजकल आपको हर एक घरों में मिल जाएगा। ज्यादातर लोग बिजली से चलने वाले ही प्रेस का इस्तेमाल अपने घरों में करते हैं। और दूसरा कोयले का प्रेस। आज भी आपको बाहर में जो धोबी वगैरह होते हैं, जो कपड़ों को धोते हैं या आयरन करते हैं, उनके पास आपको कप कोयले का जो प्रेस होता है वो कपड़ों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उपकरण जो है आयरन करने वाले, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजली से चलने वाले प्रेस के बारे में, कि जो लाइट के माध्यम से प्रेस चलता है। तो ये ज्यादातर घरों में आपको मिल जाएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया, चिकनी धात्विक सतह होता है, मतलब इसका जो सतह होता है जिससे हम आयरन करते हैं कपड़ों पे, वो बहुत चिकना होता है और 1.5 किलो से 3.5 किलो तक इसका वजन होता है। लेकिन वही अगर हम कोयले के प्रेस की बात करें, क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि प्रेस उपकरण जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें बिजली से चलने वाला नंबर 1 पे आएगा और जो कोयले का प्रेस है वो नंबर 2 पे आता है। कोयले से चलने वाली जो प्रेस है, एक दुकानदार धातु के बक्से की तरह बनाता है, जिसे गर्म करने के लिए जलते हुए कोयले के टुकड़े इसके अंदर डाले जाते हैं। जो बॉक्स होता है उसके अंदर जलता हुआ कोयला डाला जाता है। आजकल कई लोग गैस से चलने वाले प्रेस का भी उपयोग कर रहे हैं, मतलब गैस के माध्यम से भी इन तरह के इस्त्रियों का, प्रेसों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रेस करने के तरीके थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है संस्थाओं में
वस्त्र रख रखाव की व्यवस्था, जो संस्थाएं होती है उसमें वस्त्र का रख रखाव किस प्रकार से होता है। तो देखिए, पहला हम अस्पताल की बात करेंगे और दूसरा होटल की बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर यहीं पे कपड़ों का सही तरीके से रख रखाव की बात की जाती है। तो पहले नंबर पे क्या है, हमारा अस्पताल है, हॉस्पिटल्स हैं। तो अस्पताल में धुलाई जो होती है वो घर में स्वास्थ्य, स्वच्छता और विसंक्रमण का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब भी हम देखते हैं कि अस्पताल के कपड़े धोए जाते हैं तो उसमें संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अस्पताल में कोई निरोग व्यक्ति तो आता नहीं है, हमेशा बीमार व्यक्ति ही आते हैं, कोई शौक से अस्पताल जाता नहीं है। तो संक्रमण वहां के कपड़ों में ज्यादा फैलने का खतरा होता है, इसलिए जब भी अस्पताल में कपड़े धोए जाते हैं तो वहां पे स्वच्छता, स्वास्थ्य और विसंक्रमण का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। कई अस्पताल जिनमें संक्रमण का खतरा अधिक होता है, उपयोग के बाद क्या करते हैं, वो कपड़े को ही फेंक देते हैं, जला देते हैं या फिर जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। इससे क्या होता है, संक्रमण बढ़ने का खतरा बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अस्पतालों में धुलाई विभाग के कार्य करने के प्रक्रिया के चरण, मतलब अस्पताल में जो कपड़े धुलते हैं वो किन किन स्टेप के माध्यम से धोए जाते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है, जिससे स्वच्छता, स्वास्थ्य और विसंक्रमण का खास ख्याल रखा जाता है। तो पहले नंबर पे आता है, अस्पताल में विभिन्न अलग अलग भागों से गंदे कपड़े को पहले एकत्र किया जाता है, धुलाई के संयंत्र तक ले जाया जाता है, मतलब मशीन तक ले जाया जाता है। गंदे कपड़ों को छांटकर अलग कर लेते हैं यहाँ के लोग और वस्त्रों की फिर धुलाई करते हैं, जल निष्कर्षण, और इसके अलावा जो है वो नमी युक्त वस्त्रों को सुखाने, हॉस्पिटल्स में जो कपड़े धोए जाते हैं उसमें जो नमी युक्त कपड़े होते हैं उनको सुखाने का भी प्रक्रिया होता है। इसके अलावा उस कपड़ों पे प्रेस किया जाता है, उस कपड़ों को तह लगाया जाता है, अलग अलग ढेर लगाना, आवश्यकता हो तो वस्त्र की मरम्मत भी करना। कई बार आपने देखा होगा कि वस्त्र फट वगैरह जाते हैं जब बड़े मतलब नेक्स्ट हॉस्पिटल में जब बड़े-बड़े जगहों पे ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल बार-बार होता है, तो कई बार कपड़ों के अंदर मरम्मत करने की भी ज़रूरत होती है, उसको सुधारने की ज़रूरत होती है। यदि कपड़ा बहुत ज़्यादा फट गया है, तो उसे हटा दिया जाता है। अनुपयोगी सामग्री का निपटान करना। अब हॉस्पिटल्स है तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अनुपयोगी हो जाती है, जैसे हम निडल्स की बात कर ले, जो एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद दूसरी बार इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ऐसे में ऐसे निडल्स को भी बिल्कुल नष्ट करना जरूरी होता है। साफ वस्त्रों को पैक करना, अब जो कपड़े धुल चुके हैं सही तरीके से उनको पैक किया जाता है। संबंधित विभागों में साफ कपड़ों का वितरण, अब हॉस्पिटल्स में कई अलग अलग विभाग होते हैं, कई अलग अलग कार्य होते हैं, तो अब जितने भी कपड़े धुल चुके हैं उन कपड़ों को अलग अलग विभागों तक पहुंचाने का कार्य भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। होटल्स, अब देखिए होटल में क्या होता है, होटलों में अतिथि सत्कार सर्वोपरि होता है। आप जब भी किसी होटल में जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे आपको बहुत ज्यादा आदर, बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। होटलों के कमरों में दिखाई गई प्रत्येक वस्तु का साफ एवं आकर्षक होना बहुत जरूरी होता है। अच्छे होटल्स में आप देखोगे कि वहां पे सजावट बहुत ही सही तरीके से किया जाता है, वहां पे ब्लैंकेट बहुत सही तरीके से रखा जाता है, वहां की बेड शीट बहुत ही सही तरीके से लगाया जाता है। ये क्यों जरूरी है, तो ये इसलिए जरूरी है कि अगर होटल्स में ये सारे चीज आकर्षक नहीं होंगे, अट्रैक्टिव नहीं होंगे, तो लोग होटल्स में जाएंगे क्यों। और फिर महंगे महंगे होटल्स में बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन वगैरह किया जाता है। होटलों की सजावट में विभिन्न प्रकार की बुनावट और रेशों वाले वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, मतलब अलग अलग तरीके के साजो सज्जा का सामान, बहुत ही सॉफ्ट धागों वाले कपड़े। इसके अतिरिक्त होटल के अतिथियों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले धुले हुए वस्त्र, जैसे कि तौलिया हो गया जो आपको होटल में अक्सर देखने को मिल जाएगा, चादर हो गया, गाउन इत्यादि को प्रेस करना, सही तरीके से इसको तह लगाने पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि तौलिया, चादर, गाउन वगैरह का इस्तेमाल बड़े बड़े होटलों में ज्यादा किया जाता है। लोग तौलियों से अपना मुंह कान पोंछने का काम करते हैं, चादर का उपयोग करते हैं, गाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीजों को विशेष तरीके से धुला और प्रेस करना और उसको तह लगा के रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। जरूरत पड़ने पर क्या होता है, मेहमान के व्यक्तिगत कपड़े की भी धुलाई की व्यवस्था की जाती है। जो मेहमान होटल्स में आते हैं उनके पर्सनल क्लॉथ्स को भी वॉश किया जाता है होटल के अंदर। ये सारी व्यवस्था बड़े बड़े होटलों के अंदर होती है कि कोई मेहमान आया है और उसके कपड़े गंदे हो गए हैं तो वो अपने कपड़ों को उन्हीं होटल्स में साफ भी करवाते हैं।
अगले पॉइंट के बारे में जिसमें है जीविका के लिए तैयारी। अब जीविका के लिए तैयारी कहने का क्या मतलब है? प्राथमिक आवश्यकताएं। सबसे पहले नंबर 1 पे जान लेते हैं वस्त्रों की आवश्यक देखभाल के लिए उनके रेशों के प्रकार, उसकी मात्रा, उसके धागा, उसका कपड़ा, उसका उत्पादन, उसके तकनीक, कपड़ों की रंगाई और अन्य परिसज्जा का ज्ञान होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर इसमें अपना रोजगार ढूंढता है या नौकरी करना चाहता है या व्यापार करना चाहता है, तो कपड़ों और रेशों के बारे में उसे विशेष परख होनी चाहिए। मात्रा के बारे में, धागा किस प्रकार का है, उत्पादन कैसे हो रहा है, कौन कौन से मशीनों के द्वारा उसे बनाया जा रहा है, कपड़ों के कलर कैसे किए जा रहे हैं, इन सभी चीजों का ज्ञान होना इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे आता है अंतर्निहित प्रक्रियाओं का ज्ञान, कि कपड़ों के बनाने के अंदर जो डिजाइन वगैरह होता है वो कैसे किया जाएगा। विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयोग में लाए जाने वाले रसायन, बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो कपड़ों के अंदर रंगाई वगैरह डिजाइन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका नॉलेज होना चाहिए। और अभिक्रमकों का और उनका विभिन्न प्रकार से वस्त्रों पर होने वाले प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, कोई भी कपड़ा या कोई भी ड्रेस या किसी भी परिसज्जा का सामान तभी तक पॉपुलर हो पाएगा जब उसकी बनावट, रंगाई, धागे, शैली, तकनीक सब कुछ उच्च दर्जे का हो। यदि ये सारी चीजें उसके अंदर नहीं है तो कपड़े तो आपको बहुत मार्केट में मिल जाएंगे। आप देखोगे कि एक सड़क पर बेचने वाला कपड़ा जो है आपको पैंट शर्ट 200 रुपए में दे देगा, लेकिन वहीं आप रेमंड्स में चले जाओ, आप तो वहां देखोगे कि वही कपड़े आपको अगर फुल पैंट और शर्ट चाहिए तो आपको वो 5,000 10,000 रुपए का होगा। तो ये क्या अंतर है? ये अंतर है उनके कपड़ों के रेशे का, उनके कपड़ों के बनावट का, उनके टेक्नोलॉजी का, रंगाई का, कलर का। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण रखता है यदि कोई व्यक्ति इसमें अपना जीविका ढूंढता है तो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वस्त्रों की देख रेख में प्रयोग में लाई जाने वाली मशीनों की आवश्यकताओं और इनकी कार्य प्रणाली का व्यवहारिक ज्ञान। अब मशीन तो हमने ले आया, अब अगर हमें मशीन चलाने नहीं आएगा तो क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तो मशीन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज के समय में कपड़ों को सही तरीके से बनाने के लिए, सही तरीके से सुसज्जित करने के लिए, सही तरीके से परिसज्जा में लाने के लिए जितने भी ऑटोमेटिक मशीन्स आते हैं उनका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप उन मशीनों को सही तरीके से चला नहीं पाएंगे। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जिसका नाम है शैक्षणिक योग्यता। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है धुलाई प्रबंधन में, मतलब कपड़ों की धुलने की प्रक्रिया में लघु अवधि मतलब छोटा सा समय पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रमों द्वारा अनुशिक्षण रोजगार प्राप्ति में सहायता करता है, व्यापार शुरुआत करने में आपकी सहायता करेगा। उच्च तकनीक वाली धुलाई घरों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। आज के समय में भी बहुत सारे लोग लॉन्ड्री में कपड़े धुलवाते हैं, ड्राई क्लीन करवाते हैं, तो इसमें बड़े बड़े मशीन से लगाए जाते हैं, बड़े बड़े धुलाई के उपकरण लगाए जाते हैं। यहीं पे दूसरा पॉइंट हमारा कहता है विभिन्न संस्थाएं जैसे कि विमान कंपनी हो गया, मैंने आपको शुरुआत में बोला था फ्लाइट वगैरह, जलयान हो गया, रेलवे हो गए, होटल्स हो गए, अस्पताल हो गए, ये सारी चीजें जो हैं व्यावहारिक प्रशिक्षण अथवा इंटर्नशिप के माध्यम से सीखा जा सकता है। लोग यहाँ पे जाके इन सारी चीजों का नॉलेज लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा तीसरा पॉइंट कहता है वस्त्र विज्ञान, वस्त्र रसायन, वस्त्र और परिधान में स्नातक डिग्री के पाठ्यक्रम भी आपको विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। इससे रिलेटेड आप डिग्री की पढ़ाई करके भी इसमें आजीविका को ढूंढ सकते हैं। यदि आपने इस प्रकार की शैक्षणिक योग्यता को प्राप्त कर लिया है तो आपको इस जगहों पे आपको व्यापार और नौकरियां आसानी से प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कार्य क्षेत्र के बारे में, कि इसका कार्य क्षेत्र कहाँ तक जाता है। देखिए, अब आपको इसमें स्व उद्यमी मतलब व्यापारी वर्ग हो जाते हैं, इनकी गतिविधियां इसमें प्रवेश करती है, ये लोग इसमें अपना व्यापार, नौकरी, रोजगार कर लेते हैं। उपचार घर, छोटे अस्पताल और दिवस देखभाल केंद्र में सेवारत हो सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे जगह हैं जैसे उपचार घर, वहां पे आपको नौकरियां प्राप्त हो जाएगी, कार्य मिल जाएंगे, छोटे अस्पताल में मिल जाएंगे, दिवस देखभाल में मिल जाएंगे। ये सारे ऐसे जगह है जहाँ पे आपको कार्य करने की रोजगार की गारंटी मिल जाती है। इसके अलावा रेलवे हो गया, विमान कंपनी हो गया, पोत परिवहन कंपनी का मतलब होता है जो जल के अंदर बड़े बड़े जहाज चलते हैं। होटल्स हो गए, अस्पताल हो गए, इन सभी संस्थाओं में इनके जो धुलाई घर होते हैं उसमें अलग अलग पदों पे भी नौकरियां प्राप्त हो जाती है। तो ये इसके कार्य क्षेत्र के बारे में था। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कहता है अध्याय 11 आतिथ्य प्रबंधन।
अब वन शॉट वीडियो में ये नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हमें प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है, महत्व के बारे में पढ़ना है, मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में पढ़ना है, एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में सम्मिलित विभाग कौन-कौन से होते हैं इसके बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ कार्यक्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो अध्याय 11 आतिथ्य प्रबंधन में हमें ये टोटल 5 टॉपिक को कंप्लीट करना है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हर एक टॉपिक को देखते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम प्रस्तावना के बारे में जानेंगे कि आतिथ्य प्रबंधन के प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जब कोई भी व्यक्ति किसी होटल या रेस्तरां का मतलब होता है रेस्टोरेंट, अब इसमें जाता है, हम भी कभी जाते हैं, आप भी कभी जाते हो। जब भी किसी काम के कारण अगर हमें किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाना होता है, तो हम यही अपेक्षा करते हैं, हम यही सोचते हैं कि वहां पे हमारा बहुत आदर सत्कार होगा, हमारा बहुत अच्छे से वेलकम होगा, स्वागत होगा तथा पूरे सम्मानजनक ढंग से, मतलब बहुत ही इज्जत के साथ, पूरी तत्परता के साथ हमारा वहां पे मतलब कि स्वागत किया जाएगा। यदि किसी भी कारण से ऐसा नहीं होता है, यदि आप जिस प्रकार से आतिथ्य प्रबंधन के बारे में सोच के जाते हैं और किसी कारण से ऐसा नहीं होता, तो वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वहां दोबारा जाना पसंद नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, आप यदि किसी होटल में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां की सुविधाएं जो हैं वो आपको सही नहीं लगती है, तो आप यही कोशिश करेंगे कि आगे से उन होटलों में हम ना जाएं। हम सब ने हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, बहुत सारे ऐतिहासिक इमारत है, यहाँ तक कि भारतीय पर्यटन विभाग के विभिन्न विज्ञापनों में एक वाक्य अक्सर देखते हैं, मतलब एक सेंटेंस लिखा होता है हिंदी में ही या फिर इंग्लिश में ही, वहां लिखा होता है अतिथि देवो भव, मतलब हमारे यहाँ जो गेस्ट आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो हमारे लिए भगवान के बराबर है। इन सभी जगहों पर लाखों की संख्या में देश के लोग, विदेश के लोग, सैलानियों ने अपना आना जाना लगा रखा होता है, मतलब कि लोग आते जाते रहते हैं ऐसे जगहों पे घूमने के लिए। वहां अतिथि देवो भव वाक्य यही बताता है कि भारतीय सभ्यता में, हमारे भारत की संस्कृति में, हमारे भारत के ऐतिहासिक स्थलों पे आज भी हम अतिथि को, मेहमान को भगवान के समान मानते हैं और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। मतलब भगवान को जैसे हम पूजते हैं वैसा ही व्यवहार हम अपने अतिथियों के साथ करते हैं। इसका निहितार्थ यह है कि प्रत्येक अतिथि के हम दिल से स्वागत करते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव का मतलब ही यही होता है। उसकी हर प्रकार से सर्वोत्तम देखभाल, मतलब सबसे अच्छे तरीके से देखभाल, सेवा भी की जानी चाहिए। तो ये हमारे चैप्टर के अंदर आतिथ्य प्रबंधन के प्रस्तावना को दर्शाता है। आइए अब हम आतिथ्य प्रबंधन के महत्व के बारे में जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। कुछ लोग विभिन्न स्थानों की यात्रा, विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करने, परंपरागत इमारतों को देखने के लिए या फिर जंगलों में पर्यटन करने के लिए, घूमने के लिए आते जाते रहते हैं। ये हमारे देश में, भारत में भी होता है और भारत के बाहर के लोग भी आते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे देश के अंदर आके अलग अलग संस्कृतियों को देखते हैं। बहुत सारे पुराने महल हैं, पुराने जगह हैं, वहां पे जाते हैं। हमारे भारत के अंदर जंगलों में जाके जंगलों का पर्यटन करते हैं। तो ये महत्व है इसके लिए। दूसरे नंबर पे आता है, लोग क्या करते हैं कि धार्मिक यात्राओं पर, धार्मिक स्थानों पर दर्शन के लिए या फिर धार्मिक उत्सवों में भाग लेने के लिए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग धर्म वाले स्थानों पर भी जाते हैं, वहां पे जाके लोग धार्मिक स्थानों को पूजा करते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आज के युग में लोग व्यापार के उद्देश्य से भी एक जगह से दूसरे जगह तक, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में यात्रा करते हैं, क्योंकि आज के समय में जो बिजनेस है उसके कारण से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते हैं। चिकित्सीय पर्यटन भी एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। आज के समय में मेडिकल जो कॉजेज हैं, मेडिकल मतलब चिकित्सा के कारण, इलाज के कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। दूसरे देशों में स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए वो यात्रा करते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जो स्टूडेंट होते हैं वो दूसरे देशों में यात्रा करते हैं। इस प्रकार के आयोजनों, समारोहों, मीटिंग,
मीटिंग्स, सेमिनार में भाग लेने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। अब देखिए, जो आरामदायक, सुरक्षित तथा स्वच्छ हो, इस प्रकार आतिथ्य उद्योग एक घर से दूर घर की सुविधा के रूप में विकसित हुआ है। मतलब यदि आप कहीं जाते हो तो आपको रहने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए अपने टाइप के भोजन, घर, वस्त्र चाहिए। तो इसी कारण से आज के समय में आतिथ्य उद्योग जो है वो विकसित हुआ है और वो बहुत तेजी गति से, बहुत ही तीव्र गति से विकसित हो रहा है। हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है मूलभूत संकल्पनाएं। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मूलभूत संकल्पनाएं क्या होता है। तो होटल ये बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं, मतलब बहुत बड़े-बड़े व्यापार होते हैं, जो अतिथियों के रहने का स्थान सुनिश्चित करते हैं, उनके भोजन का सुनिश्चित करते हैं और अन्य सेवाएं भी प्रदान करते हैं। बड़े-बड़े जो होटल्स होते हैं, उनमें अतिथियों के लिए सारी सुविधाओं का देख-रेख किया जाता है। अब यहाँ पे एक मोटल और होटल जो होते हैं वो छोटे होते हैं। याद रखिएगा, होटल जो होते हैं वो तो बड़े होते हैं, लेकिन अगर हम मोटल की बात करेंगे तो ये होटलों से छोटे होते हैं। होटल जैसी सेवाएं ही ये भी प्रदान करते हैं और कमरे के पास ही पार्किंग की सुविधा प्रदान करते हैं। यदि आप अपनी बाइक, कार या किसी अन्य वाहन से कहीं जा रहे हो और आपको रेस्टोरेंट या होटल के पास कहीं भी आपको पार्किंग की सुविधा भी प्राप्त हो जाए तो उसे हम मोटल कहते हैं, लेकिन ये होटल से छोटे होते हैं। अब हम बात करेंगे लॉज के बारे में। तो लॉज किराए पर स्थान प्रदान करता है, मतलब रेंटेड होता है, जहां पे आप पैसा देते हैं और आपको ठहरने का, रुकने का सुविधा प्रदान किया जाता है। विशेष रूप से सोने के लिए यह भी हो सकता है, मतलब सोने के लिए, रात्रि बिताने के लिए हो सकता है। यहाँ भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध न करवाई जाती है, मतलब लॉज वगैरह में ये सारी आप भोजन की सुविधा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बस आप वहां पे सो सकते हैं। एक होता है हमारा सैरगाह रिजॉर्ट। अब ये बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं, मतलब ये होटल से भी बड़े होते हैं। ये सुख सुविधा के आकर्षण के लिए जाने जाते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की सुविधाएं मौजूद होती है। यहाँ पे आपको खेल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएगी। यदि आप किसी भी प्रकार के खेल को खेलना चाहते हैं तो ये सारी सुविधाएं भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। उसके अलावा सुसज्जित फ्लैट, तो यहाँ अतिथियों के सभी अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की जाती है। यहाँ पे फ्लैट्स जो होते हैं वो बड़े ही सही तरीके से सजाए जाते हैं। इसके अलावा अतिथियों को भी यहाँ पे काफी अच्छे तरीके के सुविधाओं को प्रदान किया जाता है। यहाँ पर अतिथि अपना भोजन भी स्वयं बना सकते हैं। ये जो रिसोर्ट होते हैं ना, यहाँ पे अतिथियों को भोजन खुद से बनाने की भी सुविधा दी जाती है, क्योंकि आजकल के समय में ये बड़ा ट्रेंड में है कि लोग खुद से ही होटलों में भोजन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में रिसोर्ट जो है वो काफी इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनको सारे सुख सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सुसज्जित शिविर, जिसे हम कैंप कहते हैं। प्रायः ये उन लोगों को आतिथ्य प्रदान करते हैं जो ट्रैकिंग करते हैं, जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, जो राफ्टिंग करते हैं। ये जो जोखिम भरे जितने भी काम होते हैं, ये जोखिम भरे काम करने के लिए ऐसे लोगों को कैंप दिया जाता है, जिसे हम शिविर भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त मतलब कि जो आतिथ्य सेवाएं होती है, जिसमें थीम पार्क का होना, समुद्री पर्यटन होना आदि भी यहाँ पे प्रदान किया जाता है। अतिथि गृह आपको मिल जाएगा, अस्पताल मिल जाएगा, छात्रावास आदि में ये आतिथ्य सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसे हम सुसज्जित शिविर या फिर कैंप के नाम से जानते हैं। तो ये सारे जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। पॉइंट हमारा कहता है एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में सम्मिलित विभाग, VVI पॉइंट रहेगा कि एक आतिथ्य प्रबंधन में कौन-कौन से विभागों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें आपको सबसे पहले प्रमुख फ्रंट कार्यालय के बारे में जानना है। सेकेंड नंबर पे गृह व्यवस्था विभाग के बारे में जानना है। थर्ड नंबर पे आपको खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग के बारे में जानना है। इसके बाद स्वास्थ्य या फिर सहायक सेवा विभाग के बारे में जानना है। सहायक सेवा विभाग के अंदर ही स्वास्थ्य वाले कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया जाता है। और नेक्स्ट आपको प्रबंध कार्य के बारे में जानना है। तो ये सारे जो हैं वो सम्मिलित विभाग हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम सबसे पहले
प्रमुख फ्रंट कार्यालय, जिसे हम फ्रंट ऑफिस कहते हैं, क्योंकि नंबर 1 पे हमारे पास वही है। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है और प्रबंध का नंबर 5 पे आता है। इन पांचों पॉइंटों को सही तरीके से समझ लेते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है प्रमुख फ्रंट कार्यालय। अब इसके बारे में जान लेते हैं। प्रमुख फ्रंट कार्यालय तिथि चक्र के लगभग सभी चरण फ्रंट ऑफिस के अधीन होते हैं। जब भी कोई भी मतलब व्यक्ति किसी होटल्स वगैरह में या रेस्टोरेंट वगैरह में पहुंचता है, तो सबसे पहले वो फ्रंट ऑफिस से ही रूबरू होता है। होटल में तिथि का आगमन जो होता है, जब भी वो एंट्री लेते हैं तो ऑफिस क्षेत्र में ही होता है और वहीं पर उनका पहली बार प्रतिष्ठान होटल के स्टाफ कर्मचारियों के साथ संपर्क में आता है। मतलब जैसे वो कहीं होटल्स वगैरह में जाते हैं, तो सबसे पहली बार, सबसे फर्स्ट टाइम में वो फ्रंट ऑफिस के अंदर ही लोगों से रूबरू होते हैं, अर्थात उस होटल के कर्मचारी, उस होटल में काम करने वाले लोगों के साथ वो रूबरू होते हैं। इसके अलावा अतिथि और होटल प्रतिष्ठान के बीच में अच्छे संबंध विकसित करना और बाजार में प्रतिष्ठान की अच्छी छवि बनाने के लिए जो मुख्य रूप से फ्रंट ऑफिस ही जिम्मेदार होता है। मतलब कैसे वो आए गए अतिथियों का स्वागत करेगा, कैसे उनको सही सलामत उनके रूम तक पहुंचाएगा, कैसे उनके सामानों को उठवाएगा। तो इसीलिए फ्रंट ऑफिस जो होता है वो प्रमुख कार्यालय किसी भी होटल का केंद्र बिंदु ही होता है, उसका प्रमुख केंद्र बिंदु ही माना जाता है। तो ये फ्रंट ऑफिस है। फ्रंट ऑफिस के अलावा फ्रंट ऑफिस के कार्यों के बारे में जान लेते हैं कि इनके काम करने का तरीका क्या है, ये काम कैसे करते हैं, इनके कौन कौन से काम होते हैं, इसको जान लेते हैं। देखिए, फ्रंट ऑफिस स्टाफ में निम्न कार्य तथा जिम्मेदारियां होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से काम होते हैं तो इसको भी जान लेते हैं। पहले नंबर पे होटल में अतिथियों के आगमन पर उनसे मिलना, उनसे अच्छा संवाद करना, उनका अभिवादन करना, स्वागत करना, ये फ्रंट ऑफिस के कार्य के अंतर्गत ही आते हैं। कमरे के आरक्षण की उपलब्धता की स्थिति को व्यवस्थित करना, कैसे कमरा जो है वो अवेलेबल होना चाहिए कस्टमर के लिए, वहां पे आए हुए सभी अतिथियों के लिए, ये भी जिम्मेदारी जो है फ्रंट ऑफिस के कार्यों के अंतर्गत ही आता है। अतिथियों तथा कमरों के आवंटन का पंजीकरण करना, कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है होटल में, रेस्टोरेंट में, तो उसके लिए अतिथियों की तरह कमरे का आवंटन करना, उसको सुरक्षित तरीके से वहां पे पहुंचाना। इसके अलावा चेक इन और चेक आउट, होटल में ये चेक इन और चेक आउट दो प्रमुख शब्द है। चेक इन का मतलब होता है कि अपने कमरे में एंट्री लेना या फिर होटल में एंट्री लेना, और चेकआउट का मतलब होता है अपने कमरे से निकलना या फिर होटल से एग्जिट होना। तो इसका रिकॉर्ड रखना भी जो है वो फ्रंट ऑफिस के कार्य के अंतर्गत आता है। कूली हो गया, बेल बॉय हो गया, ये सारी सुविधाएं प्रदान करना भी फ्रंट ऑफिस का ही कार्य माना जाता है। तो ये फ्रंट ऑफिस जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनके कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट का, जो है गृह व्यवस्था विभाग। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गृह व्यवस्था विभाग जो है वो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे। गृह व्यवस्था विभाग जो है वो मुख्य रूप से होटल और प्रतिष्ठानों के हर हिस्सों की स्वच्छता, मतलब कि सफाई और स्वच्छ रखने को सुनिश्चित करने, साफ सफाई करने और उनके उच्चतम मानकों को बनाए रखकर स्वस्थ परिवेश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। जब भी आप किसी होटल में जाते हो, वहां पे अगर आपको गंदगी बहुत दिखे, तो क्या वहां पे आप रुकना पसंद करोगे? नहीं रुकोगे ना। जब चारों तरफ आप देखोगे कि गंदगी है, कूड़ा है, कचरा है, तो वहां पे आप नहीं रुकोगे और वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी अतिथि के लिए। तो ऐसे में गृह व्यवस्था विभाग जो है उसका प्रमुख कार्य यही है कि वो उन सभी चीजों को सही तरीके से सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखने में काम करे। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान के सौंदर्य को बनाए रखना, मतलब साजो सज्जा को सही तरीके से रखने का काम भी इसी विभाग की जिम्मेदारी होती है। अतिथियों का होटल में रहने तथा भविष्य में भी बार बार उसी होटल में आने का निश्चय मुख्यतः होटल द्वारा दी गई सेवाओं की गुणवत्ता तथा होटलों में कमरों की साज सज्जा, कमरों में प्रदान की गई सुविधाएं, सुरक्षा, सुविधा और सफाई पर निर्भर करता है। क्या होता है, अगर आप किसी होटल में जाते हो और वो होटल में आपको दोबारा जाना है कि नहीं, ये मूड आपका कैसे बनेगा? ये मूड तो आपका तब बनेगा जब वहां पे दी गई सुविधाएं आपको बहुत बेहतर लगे, वहां की सफाई बहुत बेहतर लगे, वहां की गुणवत्ता बहुत बेहतर लगे, वहां के लोग आपको बड़े ही फ्रेंडली दिखे। तब आप क्या करोगे
कि बार-बार उसी तरह के होटल में या फिर उसी होटल में जाने का प्रयास करोगे। और वहीं पे अगर गृह व्यवस्था के कार्यों की बात कर लें, तो गृह व्यवस्था के कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि संस्थान की स्वच्छता मतलब कि साफ-सफाई हो गया, उसकी व्यवस्था को बड़े अच्छे तरीके से बना के रखना। इसमें कुछ बहुत ही उत्तरदायी होता है, जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएँगे। होटल संस्थान के सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई रखना। होटल का कहने का मतलब है कि जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं, जितने भी होटल्स होते हैं, उनको सही तरीके से सफाई रखने का काम गृह व्यवस्था के विभागों का ही होता है। धुले कपड़ों का अनुक्षरण, रख-रखाव, आपूर्ति करना, विभिन्न प्रकार के लिनेन तथा ड्रेसों को बदलना, होटल के अंदर फूलों की सजावट करना, होटल के अंदर टेबल को सजाना, बेड को सजाना, ये सारी रख-रखाव गृह व्यवस्था विभाग के ही होते हैं। नियंत्रण डेस्क के माध्यम से प्रमुख कार्यालय, रेस्टोरेंट, इंजीनियरिंग, लेखा आदि जैसे विभिन्न विभाग जो है वो इसी के अंदर संलग्न होता है। संस्थान जो भी हो, उसके पेस्ट नियंत्रण मतलब कि मच्छर-वच्छर, कीड़े-मकोड़े का भगाने का, सफाई करने का भी उत्तरदायित्व तो गृह विभाग के अंतर्गत ही आता है। बहुत महत्वपूर्ण है गृह व्यवस्था, क्योंकि यह होटलों का एक प्रकार का आप कहिए कि एक कड़ी है, जिसके बिना किसी भी होटल को सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता है। क्योंकि ये अगर सही नहीं है, तो फिर आगे चल के होटल का जो प्रतिष्ठा है, वो धूमिल हो जाता है, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग। अब ये क्या होता है, इसे भी जान लेते हैं कि खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग क्या होता है। तो खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग का मुख्य कार्य खाद्य तथा पेय पदार्थों का उत्पादन तथा बिक्री करना होता है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी आप किसी भी होटल में जाते हो, तो ये ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि आप जाते ही खाना खाना शुरू कर दो या जाते ही आप किसी भी काम में लग जाओ। आप वहाँ पे जाते ही स्टार्टर के रूप में किसी न किसी प्रकार के पेय पदार्थ या मतलब लिक्विड कह सकते हो, खाद्य पदार्थ भी कह सकते हो, जिसे आप उपयोग में लेते हो। तो खाद्य तथा पेय पदार्थ का भी बड़े-बड़े होटलों में अपना एक विभाग होता है। खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग की अगर हम बात करें तो होटल या संस्थान रेस्टोरेंट वगैरह भी आते हैं, तो सभी प्रकार के रसोई घर हो गए, भोजन कक्ष हो गया, दावत खाना हो गया, रेस्तरां हो गया, रूम सर्विस हो गया, कॉफी शॉप हो गया। कई बार मतलब कि बहुत सारे ऐसे विभाग होते हैं जिसके अंदर खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग आते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे के स्लाइड में हम बढ़ते हैं। अब हम रसोई घर की बात करते हैं। किचन इज़ वेरी इंपोर्टेंट। अब किचन भी जो है किसी भी होटल्स या मोटल्स की बात करें या फिर आज के समय में लॉज वगैरह में भी मिलता है, रिसॉर्ट्स में भी मिलता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। रसोई घर क्या है कि वह स्थान होता है जहाँ पे मतलब अतिथियों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। आजकल सभी बड़े होटलों की अगर हम बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य तथा पेय पदार्थों को तैयार करने के लिए अलग-अलग अनुभाग होते हैं। जैसे कि अलग-अलग बूचर खाना को मैं आपको समझा देता हूँ जहाँ पे मांसाहारी व्यक्तियों के लिए खाना बनाया जाता है। जैसे कि अ, बूचर खाना आप समझ लो कि चिकन हो गया, मटन हो गया या फिर और भी कोई ऐसा पशु, पक्षी जिसका भोजन के रूप में वहाँ पे सेवन किया जाता है, तो उसे बूचर खाना कहा जाता है। इसके अलावा बेकरी आपको मिल जाएगा, मिष्ठान भंडार मिल जाएगा, सब्जियों द्वारा मतलब सूप तैयार करना, सब्जियाँ रखना, अलग-अलग पैंट्री, चूल्हे आदि स्वतंत्र अनुभाग हो सकते हैं। तो ये रसोई घर के प्रमुख कुछ ऐसे पार्ट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं बड़े होटलों तथा संस्थानों के रसोई घरों में बहुत से कर्मचारी काम करते हैं। अगर होटल्स बहुत बड़े हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। इसमें कार्यपालक रसोइया, जिसे हम एग्जीक्यूटिव चीफ कहते हैं, जो प्रमुख होता है, वो रसोई घर का प्रमुख होता है, जो रसोई घर संबंधित सभी क्रियाकलाप कहने का मतलब है सभी कामों का योजना बनाना, व्यवस्था करना, उसे नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होता है। जो सबसे बड़ा होता है, जो चीफ होता है, उसी के अंदर रसोई घर का सारा काम आता है। कार्यपालक रसोइये की मदद के लिए एक या कई उप रसोइये डिप्टी चीफ होते हैं, मतलब एक मतलब जो चीफ होता है, सबसे ऊपर होता है,
उसके नीचे कई अलग-अलग और भी लोग होते हैं जो उसकी मदद करते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि किचन में काम करने वाला व्यक्ति कितना कमा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि भारत में ऐसे-ऐसे 5 स्टार होटल हैं, 7 स्टार होटल हैं जिसके एक इस प्रकार के रसोइये चीफ की सैलरी लगभग-लगभग 5 टू 6 लाख रुपए पर मंथ है। तो आप समझ सकते हो कि पूरे साल का वो 30 से 35 लाख रुपए कमाता है। तो आप इस काम को छोटा मत समझिए। ये बहुत ही अच्छा काम भी है और बहुत मतलब कह सकते हैं कि आप पैसे कमाने के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। लेकिन बशर्ते इस पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के होटल में काम करते हो क्योंकि हमारे भारत में होटलों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो 5 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार बड़े-बड़े महानगरों में जो होटल हैं, उसके जो रसोइये होते हैं, वो बहुत अच्छी सैलरी प्राप्त करते हैं। बड़े होटलों के रसोई घर के जो अनुभाग होते हैं, विभिन्न अनुभाग, उनके लिए अलग-अलग पर्यवेक्षक होते हैं। पर्यवेक्षक मतलब चेकिंग करने वाला, जिन्हें शेफ डे पार्टी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक रसोइये ऐसे होते हैं जो खाने की समान वस्तुएँ बनाते हैं। रसोइये कहने का मतलब है जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, किसी भी प्रकार के डिश को बनाते हैं, उसे हम रसोइया कहते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्तरां के बारे में, जिसे इंग्लिश में रेस्टोरेंट भी कहते हैं। रेस्तरां एक व्यापारिक सुविधा है, बिज़नेस करने का वह तरीका है जो ग्राहकों को खाद्य अर्थात भोजन और पेय पदार्थ मतलब कि लिक्विड प्रोडक्ट भी उपलब्ध करवाते हैं। ये खाने की मेज, कुर्सियाँ तथा अन्य आवश्यक फर्नीचर तथा क्रॉकरी एवं लिनेन से सुसज्जित होते हैं। जब भी आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि टेबल को बड़े ही बढ़िया तरीके से सजाया जाता है। वहाँ पे बहुत ही अच्छे साज-ओ-सज्जा लगाए जाते हैं और इन रेस्टोरेंट में अच्छे प्रकार से खाने आपको मुहैया कराया जाएगा। रेस्टोरेंट प्रबंधन क्या होता है? रिसोर्ट मैनेजर क्या होता है? तो रेस्तरां के लिए जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं उनके सभी क्रियाकलापों के संचालन के लिए ये उत्तरदायी होता है मैनेजर। ये क्या करता है पूरे रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी विधियाँ होती है, जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं, उन सभी के लिए यह मतलब कह सकते हैं उत्तरदायी होता है। इसका कार्य है कि सभी चीज़ों का सही देख-रेख, सही सुविधाएँ प्रदान करना। इसमें वरिष्ठ रेस्तरां पर्यवेक्षक भी होता है, सीनियर रेस्टोरेंट सुपरवाइज़र। अब ये क्या होता है प्रधान बैरा होता है। देखिए जब भी आप रेस्टोरेंट के अंदर सुपरवाइज़र की बात करोगे तो उसे हम बैरा के नाम से जानते हैं या फिर हेड वेटर के नाम से जानते हैं। बैरा तथा परिचालकों के दल का नेतृत्व करता है, जितने भी वहाँ पे कार्य करने वाले लोग हैं उनका सही से देख-रेख करता है। इसमें से प्रधान बैरे जो होते हैं वो भोजन परोसते हैं तथा सहायक बैरे जो होते हैं वो मेज़ों को साफ करते हैं। जब भी आप किसी होटल्स वगैरह में जाओगे तो आप देखोगे जो व्यक्ति आपको खाना परोस रहा है वो अलग होता है, जो आपका ऑर्डर ले रहा है वो अलग होता है, जो आपकी मेज़ को साफ कर रहा है वो अलग होता है, जो आपको चीज़ों को उपलब्ध करवा रहा है वो अलग होता है। इसके अलावा जो मेज़ साफ कर रहा है वो अलग और जो पानी दे रहा है वो अलग। मतलब सभी का कार्य जो होता है वो बँटा होता है, सभी व्यक्ति एक ही कार्य को नहीं करते हैं। तो ये तो रेस्टोरेंट के बारे में था। अब हम बात करेंगे सहायक सेवा विभाग के बारे में। ये भी आपका वीवीआई पॉइंट है। वन शॉट वीडियो में खासकर होम साइंस की बात अगर करें तो उसमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सहायक सेवा विभाग के बारे में। होटल में कई ऐसे विभाग भी होते हैं जो अन्य विभागों को सहायता प्रदान करते हैं, मतलब उनकी हेल्प करते हैं ताकि होटल के विभिन्न गतिविधियों का सुचारू तथा कुशल पूर्वक संचालन किया जा सके। अब ऐसे विभाग में अक्सर बैक ऑफिस मतलब कि अब जैसे मैंने आपको फ्रंट ऑफिस के बारे में बताया था ना, जो सामने से कस्टमर का वेलकम करता है, वैसे ये बैक ऑफिस होता है। मतलब ये होटल के अंदर ही काम करते हैं, लेकिन इनको कोई जानता नहीं है, मतलब सामने से ये किसी के साथ रूबरू नहीं होते हैं। तो ये बैक ऑफिस कहा जाता है और जैसे कि वित्त का लेखा-जोखा कि कैसे लेखा-जोखा है, इंजीनियरिंग क्या है, मानव संसाधन विभाग, विक्रय, विपणन इत्यादि। अब होटल में जो सुविधाएँ खरीदी जा रही है, जिन सुविधाओं के लिए लोगों को प्रदान करने के लिए लाया जा रहा है, जैसे कि सब्जी हो गया, फल-फूल हो गया, चादर हो गए, सजावट की चीज़ें हो गई, तो वो बैक ऑफिस से ही होता है। बड़े-बड़े होटल अथवा संस्थान में अनेक विभाग होते हैं, जिसमें आपस में जटिल संबंध होते हैं। ये सभी एक-दूसरे के संपर्क में रहते हैं। ऐसे में होटल के सफल संचालन के लिए सभी कर्मचारियों, सामग्री तथा अन्य संसाधनों के दक्ष प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अब कोई व्यक्ति होटल में आता है, तो होटल में आने के बाद उसे जो चीज़ें चाहिए होता है, जो उनको सुविधाएँ चाहिए होती है, वो उनको प्राप्त होने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैक ऑफिस में काम करते हैं। बैक ऑफिस कहने का मतलब वो फ्रंट में आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन फ्रंट ऑफिस के जो मैनेजर होते हैं वो उनको अपना
डिमांड दे देते हैं, वो उसे पूरा करते हैं। तो ये हमारा बैक ऑफिस का संचालन है, जिसे हम सहायक सेवा विभाग भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है प्रबंध कार्य। अब देखिए, आयोजन, संगठन, समन्वय, स्टाफ नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण तथा स्थापना, उद्देश्यों के संदर्भ में संसाधनों के उपयोग का मूल्यांकन करना। अब किसी भी होटल के अंदर या किसी भी मोटल के अंदर या किसी भी रिसोर्ट के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे कार्य होते हैं, जिसमें लोगों को नौकरी पे रखना, सफाई पे रखना, बगीचों को सजाना, खाने खिलाने के लिए रखना, होटल के साफ सफाई के लिए रखना। तो ये प्रबंधन कार्य का काम होता है। ये सबसे वीवीआई रहेगा, मतलब ये डबल वीवीआई है, क्योंकि ये जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रबंधन सामग्री विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, इसमें प्रत्येक कार्य की विवेचना आगे के अध्याय में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से प्रबंधन कार्य किया गया है। बात करते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। कार्य क्षेत्र जो है, आतिथ्य प्रबंधन के कार्य में करने वाले जितने भी संगठनात्मक संरचना होते हैं, उसमें निम्न पद आते हैं। कौन कौन से पद होते हैं, कौन कौन से पोस्ट होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। शीर्ष प्रबंधन, मध्य प्रबंधन, अवर प्रबंधन, पर्यवेक्षक, संचालन, स्टाफ आदि आते हैं। अब आप जान लीजिए, इन सभी स्तरों पर नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं। अगर कोई व्यक्ति इसमें अपना व्यापार या कार्य करना चाहता हो, तो इन सभी स्तर पर, इन सभी प्रोसेस के लिए नए-नए लोगों की भर्ती होनी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे लोगों को इसमें नौकरी प्राप्त हो सकता है। युवाओं को इस क्षेत्र में वरीयता प्राप्त होती है। मतलब जो नए नवयुवक हैं, जो नए उम्र के लोग हैं, वो कई अच्छे तरीके से कार्यों को इसमें कर सकते हैं, क्योंकि वो कई घंटों तक कार्य कर सकते हैं। उसमें जो स्टेमिना होता है, जो नए लड़के होते हैं या जो नए बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, ये 20 से 30 साल की उम्र के बच्चे के अंदर ना बड़ा स्टेमिना होता है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम को कर सकते हैं। शिक्षा में प्रगति से अधिक जानकारी इनको मिलता है और वो समर्थ हो जाते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, वो होटल मैनेजमेंट जैसी पढ़ाइयों को करते हैं और बहुत ही अच्छे-अच्छे नौकरियों को प्राप्त करते हैं। वो नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा नए विचारों को अपनाने के लिए तत्पर होते हैं। जो नई-नई टेक्नोलॉजी आती है, नए-नए तरीके आते हैं, नए-नई व्यवस्थाएँ आती है, उनको एब्ज़ॉर्ब करके वो नई-नई चीज़ों को सीखते हैं और उससे फिर वो आगे अपने बेहतर जीवन को प्राप्त करते हैं और वो अच्छे कार्य भी करते हैं। उनके अंदर सफलता और अधिक पैसा कमाने की महत्वाकांक्षा होती है। जो नए लोग होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना होता है और वो उसके लिए तत्पर भी है, वो उसके लिए तैयार भी है। आतिथ्य प्रबंधन केवल होटलों, उद्योगों तक सीमित नहीं है। अगर आपके मन में ऐसा है कि ये सिर्फ होटल में होता है और उद्योग में, रेस्टोरेंट में होता है, तो ऐसा नहीं है। ये हॉस्टल में भी होता है, ये हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, जहाँ पे छात्र इसे उपयोग में लाते हैं। तो ये आतिथ्य प्रबंधन के अंदर कार्य क्षेत्र के बारे में था। तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से आपका समाप्त हो गया है। अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आपने देखा कि वन शॉट वीडियो में आपके इस बार के वन शॉट वीडियो में जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसमें 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिए गए। अब हम इसी में तीसरे चैप्टर को भी संलग्न करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कहता है अध्याय 12 उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। अब इस चैप्टर में हमें सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड प्रस्तावना को जानना है। दूसरे पॉइंट में हमें उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के महत्व को समझना है। तीसरे पॉइंट में मूलभूत संकल्पनाओं को समझना है। उपभोक्ता उत्पाद के बारे में जानना है। उपभोक्ता व्यवहार के बारे में जानना है। उपभोक्ता फोरम के बारे में जानना है और सबसे अंत में उपभोक्ता आगमन संख्या, जिसे हम फुटफॉल्स भी कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 12 वन शॉर्ट वीडियो में। जो सबसे अंतिम चैप्टर है उसका नाम है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि उपभोक्ता होता क्या है। जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं, उन सभी का जो उपयोग करने वाले व्यक्ति होते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। तो अब उपभोक्ता के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उनको मिलता है, कैसे वो चीज़ों को खरीदते हैं, कैसे उनको संरक्षण प्रदान होता है, प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम जानेंगे। इसके अलावा हमें उपभोक्ता के समस्याओं के बारे में जानना है, उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं उनके बारे में जानना है
और जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं बाजार से उन पे कुछ न कुछ चिन्ह पाए जाते हैं, जैसे वो आईएसआई का मार्का हो गया, या ब्लू मार्क हो गया, या फिर हॉल मार्क हो गया, या फिर ये सिल्क मार्क हो गया। ये जितने भी मार्का हैं ये सब अलग अलग प्रकार के प्रोडक्टों पे लगाए जाते हैं। जैसे कुछ कपड़ों के प्रोडक्ट हैं, कुछ जेवर अर्थात धातु जैसे कि सोना चांदी हो गया, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं। कुछ लोहे टीने से बने हुए सामान के ऊपर लगाए जाते हैं। इसके अलावा संरक्षण परिषद जो है ये आपके इस चैप्टर में वीवीआई पॉइंट रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको पढ़ना है। और उपभोक्ता के जो दायित्व हैं उसके बारे में भी आपको जानना है। और सबसे अंत में जो हमेशा आपको पढ़ना पड़ता है वो है कार्यक्षेत्र, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके प्रस्तावना से कि प्रस्तावना क्या है। तो देखिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन के कार्यों में अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते हैं। वस्तु या सेवा का मूल्य चुकाकर उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति जो हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। एक नंबर का प्रश्न आपका यहीं पे तैयार होता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के किसी न किसी वस्तु का, प्रोडक्ट का खरीद बिक्री या सेवा प्रदान करना या सेवा ग्रहण करना जो काम है उनका, और यही जो व्यक्ति है जो इन सभी चीज़ों का सेवा लेता है वही क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। जिन चीज़ों का उपयोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। अपने सुलभ जीवन यापन मतलब बहुत ही सुख सुविधापूर्ण जीवन यापन के लिए हमें प्रत्येक दिन विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का उपयोग हम करते हैं। प्रत्येक दिन हम लोग अपने उपयोग एवं उपभोग के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु, जैसे कि दाल हो गया, प्रत्येक दिन व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के भोजन में दाल का सेवन करता है। चावल हो गया, दूध हो गया, सब्जी हो गया, और बहुत और भी चीजें हैं जिसका उपयोग मनुष्य करता है। तो ऐसी विभिन्न आवश्यक वस्तुओं जो हैं उनका उत्पादन एवं निर्माण किसी एक उत्पादन कर्ता के लिए संभव नहीं है। कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो सिर्फ पूरे भारत में या पूरे विश्व में या पूरे राज्य में सिर्फ वही दाल उगाता हो या वही दाल की पैकिंग करता हो और सभी लोगों के जरूरतों को पूरा करता हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एक उत्पादनकर्ता को भी उत्पाद के निर्माण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे कि आजकल के समय में मार्केट में बहुत प्रकार के चिप्स आपको मिल जाएंगे। तो ये चिप्स किस चीज़ से बनते हैं? ये आलू से बनते हैं। आलू कहाँ से मिलेगा? किसान से मिलेगा। तो उनको कच्चे माल के लिए कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे उत्पादनकर्ता पर उनको निर्भर होना होता है। मतलब एक उत्पादन करने वाला व्यक्ति दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में आप देखो तो उपभोक्ता ही है। कोई भी व्यक्ति हो कहीं न कहीं वो उपभोक्ता ही कहलाता है। हम में से अधिकतर लोगों ने एक उपभोक्ता के रूप में निम्न में से किसी न किसी समस्या का कभी न कभी सामना अवश्य किया है। मतलब कि अगर हम अपने जीवन को देखें तो जितनी चीज़ों का उपयोग हम करते हैं अपने प्रत्येक दिन के जीवन में, तो कभी न कभी हमने उपभोक्ता के रूप में उससे कुछ न कुछ परेशानियों का सामना जरूर किया है। जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल के रूप में आपको 3 पॉइंटों में बताया गया है कि वस्तु अथवा सेवा की पूरी कीमत चुकाने के बाद भी हमें यह महसूस होता है कि वस्तु की गुणवत्ता के लिए अदा की गई जो कीमत है वो सही नहीं होती। कई बार आप बड़े बड़े मॉल में या किसी भी दुकान में जाते हो, कपड़े वगैरह खरीदते हो, और बाद में आपको ऐसा फील होता है कि मैंने जितने पैसे दिए उस हिसाब से ये कपड़े मुझे ठग लिया गया, या फिर मैं इसको अच्छा कपड़ा नहीं खरीद पाया जिस हिसाब से मैंने मूल्य चुकाया था। तो ये कभी न कभी हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। कपड़े एक एग्जाम्पल थे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बाइक हो सकता है, लैपटॉप, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। वस्तु की मात्रा बताई गई मात्रा से कम हो। अब हम मान लो किसी राशन की दुकान पे जाते हैं, वहाँ से हमने 5 केजी चीनी खरीदा है और हमें ऐसा फील हुआ कि वो चीनी मतलब वजन में कम है, मतलब 4.5 किलो ही है। तो ऐसा भी जो है ये समस्या हमारे जीवन में कई बार हम आपस में देखते हैं। इसके अलावा ऐसी सेवाओं के लिए मूल्य अदा करना, मतलब कुछ ऐसे काम के लिए पैसे देना जो विज्ञापन में ना तो आकर्षक दिखाई देती है और वास्तविकता में दिखाई गई छवि से काफ़ी भिन्न होता है। आजकल के समय में जो ये ऑनलाइन शॉपिंग है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, खासकर मीशो की अगर बात करो, तो यहाँ पे आप जितने भी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो इसमें दिखाई गई जो इमेज होती है, जो फोटोज़ होते हैं, वो वास्तविकता से बहुत अलग होते हैं। मतलब दिखाया कुछ और जाता है और सामान हमें कुछ और पेल दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो दिखाई गई छवि होती है
उससे हमें कुछ अलग प्रोडक्ट भेजा जाता है, तो ऐसे में हम अपने आप को कई बार ठगा ठगा सा महसूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो भी उपयोग करने वाला व्यक्ति है वो उपभोक्ता कहलाता है। अब उससे रिलेटेड शिक्षा और उससे रिलेटेड संरक्षण के महत्व के बारे में जान लेते हैं। हर व्यक्ति को एक समझदार उपभोक्ता बनाने में उपभोक्ता शिक्षा का बहुत ही महत्व है। आज से कुछ साल पहले इतनी ज़्यादा चीज़ें बहुत प्रचलित नहीं थी किसी भी वस्तु को लेके, लेकिन आज के समय में आप देखो तो कस्टमर भी बहुत मतलब कि इंटेलिजेंट हो गया। वो चीज़ों को देख परख के सोच समझ के उसकी गारंटी वारंटी देख के ही खरीदता है। उचित उपभोक्ता शिक्षा के द्वारा उपभोक्ता की तर्क शक्ति का विकास होता है, मतलब वो चीज़ों को समझ सकता है, किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके बारे में जान सकता है, जिसके चलते ही वह उत्पादकों एवं विक्रेताओं के कुचालों को स्वयं से बचा पाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जो कस्टमर को उपभोक्ताओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति के पास उपभोक्ता शिक्षा का ज्ञान होता है तो वो इनके जाल में नहीं फंसते हैं। एक उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा तभी कर सकता है जब उसे एक खरीदार के रूप में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान हो। अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ खरीदने जाता है और उसे अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, नियम कानून नहीं पता है, उसे पता ही नहीं है कि हमारा कानून जो है वो हमें किस प्रकार के अधिकार को दे रखा है, तो उसे ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि कैसे हम उसके साथ तर्क कर सकते हैं, किसी भी दुकानदार के साथ तर्क कर सकते हैं। अर्थात उपभोक्ता शिक्षा के कारण किसी भी व्यक्ति में एक ऐसा मतलब जागरूकता उत्पन्न हो जाता है कि वह कुशल, और आप कह सकते हैं कि कुशल उपभोक्ता बन जाता है, जिससे उसको इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है कि वो कैसे किसी प्रोडक्ट को खरीदे और कैसे उसके अधिकारों की जानकारी रखे। उचित उपभोक्ता शिक्षा ग्राहकों को स्वयं के लिए सही उत्पाद करने में चयन करता है, मतलब किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए सही उत्पाद का चयन करने में जो उपभोक्ता शिक्षा है वो काफ़ी मदद करता है। सही मूल्य पे खरीदने में उनकी मदद करता है। विक्रेताओं की जो जाल होता है, जो जालसाजी करते हैं, उससे बचने में भी मदद करता है। उपभोक्ता शिक्षा ग्राहकों को बाजार से संबंधित जरूरी जानकारियां भी प्रदान करता है, जैसे कि खरीदारी के लिए विभिन्न स्रोत, कौन कौन सा उत्पाद कौन कौन सी जगह के साथ आप खरीदोगे तो वो अच्छे दाम पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, कौन सी दुकान बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे खाने पीने वाले प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर मार्का होता है, तो ये मार्का जो है ना वही विश्वसनीयता को बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है उपभोक्ता शिक्षा उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए विभिन्न प्रकार के मानकीकृत चिन्हों के विषय में ज्ञान एवं जानकारी प्रदान करता है। ये जो उपभोक्ता शिक्षा है, जो कस्टमर के लिए बनाए गए हैं नियमावली, ये सरकार कस्टमर की सुरक्षा के लिए बनाए और इन्हीं कारणों से अलग अलग प्रकार के मानकीकृत चिन्हों का उपयोग भी किया जाता है, जिसके माध्यम से कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले यह सोच समझ सकता है कि ये खरीद हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। उपभोक्ता शिक्षा के माध्यम से उपभोक्ता को उनके हितों से जुड़े विभिन्न कानूनों और प्रावधानों के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। उपभोक्ता शिक्षा के माध्यम से ही जो कस्टमर होते हैं, जो उपयोग करने वाले लोग होते हैं, उनको पता चलता है कि किन किन नियमों के तहत वो किसी चीज़ को खरीद सकते हैं। अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है वो एक व्यक्ति को उपभोक्ता शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है उपभोक्ता उत्पाद। अब यह क्या होता है? ऐसी कोई भी वस्तु जिसे उपभोक्ता के व्यक्तिगत या परिवार के प्रयोग के लिए अपने घर में अथवा किसी संस्थान जैसे कि स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, यूनिवर्सिटी हो गया, ऑफिसेज हो गए आदि में अथवा व्यावसायिक उद्देश्य से निर्मित किया या फिर बिक्री के लिए वितरित किया जाए, उपभोक्ता उत्पाद कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति
किसी भी चीज को इस कारण से बनाता है ताकि वो किसी विद्यालय में जाके उसे बेच सके, या फिर किसी अस्पताल में जाके बेच सके, या फिर कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह के कैंटीन में बेच सके, या फिर किसी ऑफिस में बेच सके, या फिर उस वस्तु से रिलेटेड वो व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो वह वस्तु जो है वो उपभोक्ता उत्पाद कहलाता है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है। किसी खरीदार द्वारा किसी वस्तु या सेवा के क्रय के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया को उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने की सोचता है, या किसी प्रकार की सेवा लेने की सोचता है, किसी बस से यात्रा करने की सोचता है, या फिर किसी ट्रेन फ्लाइट कहीं से भी आने जाने की सोचता है, तो ऐसी चीज़ों को हम सेवा लेना कहते हैं। या फिर कोई चीज़ खरीदने की बात हो गई, मोबाइल खरीदना, आयरन खरीदना, किसी और प्रोडक्ट को खरीदना, तो उसके बारे में जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है, इसे ही हम उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है उपभोक्ता फोरम। यह 1 नंबर के लिए VVI रहेगा। वह स्थान या संगठन जहां उपभोक्ता उत्पाद, सेवाओं और उनके लाभ तथा हानियों के विषय में चर्चा कर सकता है, उपभोक्ता फोरम कहलाता है। एक ऐसा स्थान, ये स्थान कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ऑफिसेज भी हो सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को खरीदा हो और उसके अच्छे गुण के बारे में या फिर उससे रिलेटेड जो हानियां हैं उसके बारे में जो वो बातें करता है, वो उपभोक्ता फोरम कहलाता है। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता आगमन संख्या। किसी विशेष स्थान जैसे कि कोई दुकान हो गया, कोई स्टोर हो गया, मॉल हो गया, एक दिन में आने वाले उपभोक्ताओं ग्राहकों की कुल संख्या को उपभोक्ता आगमन संख्या कहते हैं। कोई दुकान हो, मॉल हो, या कोई ऐसा जगह जहाँ पे चीज़ों की खरीद बिक्री होती है, वहाँ पे टोटल एक दिन में कितने व्यक्ति आते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, उन्हीं की संख्या को हम उपभोक्ता आगमन संख्या कहते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता की अपेक्षाएं क्या क्या होती है। जो भी उपभोक्ता है, जो किसी चीज को खरीदने आया है, उन उम्मीदों से होता है जिनके चलते वह कोई उत्पाद या सेवा खरीदता है। अब हमें अगर मोबाइल खरीदना है तो हम क्या सोच के खरीदते हैं कि इसमें 5G का नेटवर्क आएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब चलेगा, इसमें सेल्फी होगी। अगर लड़कियां होगी तो वो सोचेगी कि इसमें थोड़ा सा फिल्टर वगैरह भी होना चाहिए जिससे वो अलग अलग तरह के फ़ोटो खींच सके। अगर कोई लड़का है तो उसे ये समझ में आता है कि हाँ भाई, इसमें सिनेमा वगैरह का लाउड आवाज़ होना चाहिए, गाने वाने सही चलने चाहिए। तो ये एक अपेक्षा होती है किसी वस्तु को लेने से पहले। तो ये जो है, यही उपभोक्ता की अपेक्षाएं कहलाती है। पॉइंट हमारा कहता है उपभोक्ता समस्या। अब तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ लिया है उपभोक्ता के बारे में, लेकिन जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदा जाता है या सेवाएं ली जाती है तो उससे जुड़ी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। इस समस्याओं के बारे में जानेंगे कि उपभोक्ता समस्या होता क्या है। उपभोक्ता समस्या उस स्थिति को कहा जाता है जब उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा से संबंधित किसी प्रकार की कठिनाई, असंतोष या दिक्कत का सामना करता है। वह समस्या विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है। अब ध्यान से समझिए उपभोक्ता समस्या क्या होता है। कि उपभोक्ता समस्या वह स्थिति है, वह टाइम है जब उपभोक्ता वस्तु या सेवा से संबंधित किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना, कोई दिक्कत हो गया, या फिर वह चीज सेटिस्फाइड उसे नहीं कर रहा है, या फिर उसे किसी प्रकार के दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो ये बहुत अलग अलग चीजों के कारण उत्पन्न हो सकती है। इसमें मैंने आपको 5 पॉइंटों के बारे में बताया है और ये VVI पॉइंट भी है, इसे सही तरीके से याद रखिएगा। पहला पॉइंट हमारा कहता है दोषपूर्ण उत्पाद। अब उपभोक्ता को किसी कारण से खराब या दोषपूर्ण सामान प्रदान होता है, मतलब कुछ ऐसा सामान जो पहले से टूटा फूटा हुआ हो, उसके गुणवत्ता में कमी हो, तो ऐसे में उपभोक्ताओं की समस्या बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे आता है सेवा में असंतोष। अब हमने कोई प्रोडक्ट ले लिया, उस पर गारंटी वारंटी थी, अब हम कस्टमर केयर को फोन कर रहे हैं, ना वो सुन रहे हैं, ना वो हमारे समस्या का हल दे रहे हैं, तो ये सेवा में असंतोष हो गया। जैसे कि होटल में, बैंकिंग, इंटरनेट सेवा खराब होना, तो ये सब कुछ ऐसे अनुभव हैं जो सेवाओं में असंतोष को दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मूल्य में धोखाधड़ी।
किसी वस्तु या सेवा का मूल्य अधिक लिया जाता हो। अगर मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका रेट जो है वो 100 रुपीज होना चाहिए, लेकिन अगला व्यक्ति हमसे 200 रुपीज ले रहा है, तो ऐसे में हमें ये फील होगा कि वो मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है, मूल्य में धोखाधड़ी कर रहा है। और ये अक्सर लोगों के साथ होता है। उपभोक्ता को गलत जानकारी दी जाती है, जिसके कारण वो कम पैसे में लेने वाले सामान को भी अधिक पैसे देकर खरीद लेते हैं। इसके अलावा वादा का पूरा ना होना। अब विज्ञापन में जैसे कि फेयर लवली, फेयर हैंडसम क्रीम वगैरह जो है, ये कहता है कि गोरे कर दूंगा। मैंने भी कई बार ट्राई किया, लेकिन जब हुआ नहीं, मतलब कि जो एडवर्टाइजमेंट में ये लोग दिखाते हैं वो पूरा होता नहीं है। वादे का पूरा न होना, इस कारण से भी उपभोक्ताओं की समस्याएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वापसी और रिफंड समस्या। यदि उपभोक्ता को उत्पाद या सेवा से संतुष्टि नहीं मिलती है तो उसे रिफंड या एक्सचेंज में समस्या हो सकती है। कई बार कई दुकानों के ऐसे रूल होते हैं कि यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा, आपको एक्सचेंज करना होगा। कुछ लोग ना तो एक्सचेंज करते हैं ना रिफंड करते हैं, मतलब आपने जो खरीद लिया वो खरीद लिया। तो ये उपभोक्ता से जुड़े हुए कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है उपभोक्ता अधिकार। ये भी आपका वीवीआई पॉइंट है। उपभोक्ता अधिकार क्या होता है? तो देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, मतलब जो हमारे संविधान में उपभोक्ताओं के लिए नियम बनाए गए हैं, उनमें से प्राप्त 6 अधिकार की संक्षिप्त व्याख्या आपको नीचे बताया गया है, जिसमें पहले नंबर पे आता है सुरक्षा का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है कि उपभोक्ता के स्वास्थ्य, जीवन पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा प्रदान किए जाने का अधिकार है। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसका यह अधिकार है कि उससे उनके स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। अर्थात जो पदार्थ स्वास्थ्य और जीवन के लिए हानिकारक हो, उनसे सुरक्षा का अधिकार है हर व्यक्ति के पास। यह अधिकार जो है वो हमें बताता है कि उपभोक्ता को ऐसे उत्पादन प्रक्रिया और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार है जो स्वस्थ अथवा जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो उनके जीवन के लिए खतरनाक है, उससे सुरक्षा का अधिकार हर एक उपभोक्ता के पास होता है। नंबर 2 हमारा कहता है सूचित किए जाने का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, उनकी मात्रा, क्षमता, शुद्धता, स्तर और कीमत के बारे में जानकारी पाने का पूर्ण अधिकार होता है, ताकि व्यापार के अनुचित तरीकों से उपभोक्ताओं की सुरक्षा की जा सके। देखिए, सूचना का अधिकार कहने का मतलब है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आपने उपभोक्ता के रूप में खरीदा है और उसमें किसी भी प्रकार की शिकायत है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, दिक्कत है, तो आप इसको सूचित कर सकते हैं। उसके सेवाओं और गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, इन सभी के बारे में आपको जानकारी पाने का पूर्ण रूप से अधिकार है, ताकि जो व्यापार हो रहा है, जिन प्रोडक्टों को खरीदा और बेचा जा रहा है, उनसे उपभोक्ता की सुरक्षा की जा सके। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तीसरा पॉइंट हमारा तीसरे नंबर पे कहता है चयन का अधिकार, मतलब चूज करने का तरीका। इस अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक खरीदार, जो भी उपभोक्ता है, जो भी किसी वस्तु को खरीदता है, उनको विभिन्न गुणवत्ताओं, मात्राओं, कीमतों और डिजाइन के उत्पादों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पाने और अपनी आवश्यकता तथा इच्छा के अनुसार उसमें से चयन करने का अधिकार है। आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी खरीदने जाते हो, तो यह जरूरी नहीं है कि आपको जाते ही दुकानदार बोलेगा कि भाई आपको यही लेना पड़ेगा, इसके अलावा आपको दूसरा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। वहाँ पे आप चूज कर सकते हो, वहाँ पे आप अलग अलग दुकानों पे जा सकते हो, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट को देख सकते हो। हर एक कंपनी के ऊपर उनके प्रोडक्ट डिटेलिंग होते हैं, उन्हें पढ़ सकते हो, उनकी प्राइसिंग होती है, उसके हिसाब से आप चीज़ों को चयन कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो इस अधिकार के तहत ही उपभोक्ता अपनी पसंद से इच्छा अनुसार वस्तुओं को खरीद सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट हमारा कहता है सुने जाने का अधिकार। अब सुने जाने का अधिकार भी महत्वपूर्ण है। बात सुने जाने का अधिकार का मतलब है कि उपभोक्ताओं के हितों पर उपयुक्त मंचों पर उचित विचार विमर्श किया जाए। इसमें उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे विभिन्न मंचों द्वारा प्रस्तुत किए जाने का अधिकार भी शामिल है। उपभोक्ता को इस अधिकार का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय और स्वैच्छिक संस्थाओं दोनों ऐसे मंच को प्रदान करते हैं और ऐसे मंच की अपेक्षा भी की जाती है। आजकल के समय में कई प्रकार के ऐसे एनजीओ हैं
और कई प्रकार के ऐसे सरकारी संस्थान भी हैं जो अगर कोई कस्टमर अनसेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, तो वो फिर उन चीजों के ऊपर अपना अधिकार के लिए ऊपर के संस्थाओं और एनजीओ को सूचित कर सकता है, ताकि उनके साथ आगे इस प्रकार की धोखाधड़ी न हो। किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को ऊंची गुणवत्ता बताकर उनके साथ धोखाधड़ी न किया जाए, उचित मात्रा में उनको उपलब्ध करवाया जाए, उनके साथ उचित रेट में उनको अपने मार्केट में दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इसका कंप्लेन कई प्रकार के स्वैच्छिक संस्थान हैं जो जैसे कि एनजीओ है, और कई प्रकार के गवर्नमेंट संस्थाएं भी हैं जहां पे वो इसका शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ता को व्यवहार के अनुचित तरीके अथवा उत्पाद निर्माता एवं सेवा प्रदान करने वाले जो लोग होते हैं उनके अनैतिक शोषण के विरुद्ध शिकायत के उचित निवारण का अधिकार है। इसमें उचित शिकायतों के उपयुक्त निवारण का भी अधिकार शामिल है। इसमें दोषपूर्ण वस्तु और सेवाओं के लिए हर्जाना क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यदि कोई व्यक्ति उपभोक्ता को गलत सामान दे दे और वो किसी कारण से उपभोक्ता के लिए दोषपूर्ण निकल जाए या फिर किसी कारण से उसको किसी प्रकार की क्षति हो जाए, तो ऐसे भी कानून है कि कई बार गवर्नमेंट जो है उन कंपनियों के ऊपर हर्जाना लगा देता है कि भैया इनकी जितनी भी क्षति हुई है वो आप पूरा करके दोगे, आपकी कंपनी पूरा करके देगी। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ऑलरेडी हमने इससे पहले भी इसके बारे में चर्चा किया है। इस अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो है वह जानकार उपभोक्ता होने के लिए पर्याप्त ज्ञान एवं कौशल अर्जित करने का अधिकार रखता है। अगर उपभोक्ता शिक्षा की बात की जाए तो इसी शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति यह समझ पाता है कि उसके पास मतलब कि एज ए कस्टमर कौन कौन से राइट्स हैं, जिससे वह वस्तुओं को खरीदते समय, सेवाओं को प्राप्त करते समय और विवेकपूर्ण निर्णय ले सके कि क्या यह सही चीज है जो उसके जीवन में काम आएगा, क्या यह उसके लिए किफायती होगा। ये सब उपभोक्ता शिक्षा के कारण ही संभव होता है। इस अधिकार का अर्थ है कि उपभोक्ताओं को इतना शिक्षित होना चाहिए कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वह अपने हितों से जुड़े अलग अलग जानकारियों को प्राप्त कर सके ज्ञान के रूप में। अगला पॉइंट हमारा कहता है मानकीकृत चिन्ह, ISI। ये भी एक प्रकार का मार्क है। दूसरा है ब्लू मार्क, तीसरा है हॉलमार्क और अगला है सिल्क मार्क। ये सब जितने भी आपको मार्क दिखाई दे रहे हैं अर्थात चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये सभी वो चिन्ह हैं जिसके माध्यम से आप कपड़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। किसी भी प्रकार के जिस भी प्रकार के वस्तु को खरीदते हैं उसमें एक विश्वसनीयता की गारंटी जो है इन्हीं प्रकार के चिन्हों के माध्यम से प्राप्त होता है। चाहे वो ISI हो जाए, चाहे वो ब्लू मार्क हो जाए, चाहे वो हॉल मार्क हो जाए, चाहे वो सिल्क मार्क हो जाए। देखिए मानकीकृत चिन्ह को भी समझना बहुत जरूरी है। ये VVI पॉइंट रहेगा और सिर्फ आपके 12th के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे भी आपको कई प्रकार से हेल्प करेगा, आपके जीवन में भी कई प्रकार के जानकारी को प्रदान करने में ये मदद करेगा। मानकीकरण चिन्ह वे चिन्ह होते हैं, वो साइन होते हैं जो सरकार द्वारा अर्थात गवर्नमेंट के द्वारा केवल उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों पर ही लगाए जाते हैं। मतलब जो उत्पाद, जो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है, जो प्रोडक्ट का उपयोग आप कर सकते हो अपने जीवन में, आपको किसी भी प्रकार का उसमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसे ही ये प्रकार के मानकीकृत चिन्ह जो है वो प्राप्त होते हैं। ये उस उत्पाद का अर्थात उस प्रोडक्ट का, उस सामान का शुद्धता सुनिश्चित करता है। शुद्धता कहने का मतलब वो कितना अच्छा है, कितना कारगर है, ये चीजें सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत चिन्हों का उपयोग किया जाता है। अब कुछ प्रमुख मानकीकृत चिन्हों के बारे में जान लीजिए, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है ISI। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आप कुछ मानकीकृत चिन्हों के बारे में बताएं, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ISI किसे कहते हैं, ब्लू मार्क किसे कहते हैं, हॉल मार्क से क्या समझते हैं, सिल्क मार्क से क्या समझते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पे आपको ये 4 प्रकार के हॉल मार्क के बारे में बताया गया है। मैं आपको एक एक करके सभी
आईएसआई जो मार्क है, चाहे ब्लू मार्क है या हॉल मार्क है या सिल्क मार्क है, ये कहाँ-कहाँ लगाए जाते हैं, किन-किन उत्पादों पे लगाए जाते हैं, किन-किन सामानों पे लगाए जाते हैं, किन-किन प्रोडक्टों पे लगाए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम आईएसआई मार्क की बात करते हैं। ये साइन है इसका, आईएसआई मार्क का ये साइन है। ये साइन आपको जिस प्रोडक्ट पे दिखता है वह प्रोडक्ट का मतलब है कि सरकार ने उसे विश्वसनीयता की गारंटी दिया है। अब देखिए, यह बीआईएस जिसे हम भारतीय मानक ब्यूरो कहते हैं, उनका प्रमाणन चिन्ह है। याद रखिएगा, आईएसआई मार्क के बारे में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईएसआई मार्क कौन प्रदान करता है, तो आप बताएंगे बीआईएस अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा आईएसआई का सर्टिफिकेट दिया जाता है। बीआईएस को पहले आईएसआई कहते हैं। देखिए, बीआईएस को पहले क्या कहा जाता था? आईएसआई, जिसे हम भारतीय मानक संस्थान के नाम से जानते थे। यह मानक चिन्ह जो है वो कई प्रकार के खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। जो चीज हम खाना खाते हैं ना, बहुत तरह के ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे चिप्स, कुरकुरे या पैकिंग फूड हो गया, तो ये सारी चीजें, या फिर कोई ड्रिंकिंग चीज हो गया, इन सभी चीजों के ऊपर आईएसआई का मार्का लगाया जाता है। जैसे कि नमक हो गया, पैकेज्ड पेयजल, जूस वगैरह जो होते हैं, संसाधित खाद्य पदार्थ कहने का मतलब है ऐसे खाद्य पदार्थ जो पहले से आधे तैयार करके रखे होते हैं और बाद में उसे मतलब झटपट में तुरंत तैयार कर लिया जाता है। जैसे कि आपने कई दुकानों पे मोमोज को देखा होगा, फिंगर देखा होगा, पकौड़े देखे होंगे जो हाफ फ्राई करके रखते हैं और जब कस्टमर मांगता है ना, तो उस समय उसको तुरंत बना के दे देते हैं। कैंडी टॉफी है, बच्चों का दूध पाउडर है, यह सभी पदार्थों पर आईएसआई का मार्क लगाया जाता है। और आईएसआई का मार्क इसलिए लगाया जाता है ताकि यह विश्वास को जगाए, कस्टमर इसको आंख बंद करके विश्वास करके इन चीजों का सेवन करे। जैसे बिजली के उपकरण के ऊपर भी, बिजली के उपकरण जितने भी होते हैं, स्विच वगैरह, पंखा वगैरह, फ्रिज, कूलर, इन सभी के ऊपर भी इस तरह के मार्क लगते हैं। प्रेशर कुकर के ऊपर लगाया जाता है, साबुन के ऊपर लगाया जाता है, डिटर्जेंट अर्थात सर्फ के ऊपर लगाया जाता है, पेंट के ऊपर लगाया जाता है, कागज के ऊपर लगाया जाता है, सीमेंट, सरिया आदि पे आईएसआई का मार्क लगाया जाता है। इससे इन सामानों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वुल मार्क। अब वुल मार्क के बारे में जान लेते हैं। अब वुल मार्क क्या होता है, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा। यह अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन या ऊनी वस्त्रों पर पाया जाता है। जो ठंड के मौसम में हम ऊनी कपड़ा पहनते हैं ना, उसपे ऊपर वुल मार्क के साइन लगे होते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है। इंटरनेशनल साइन होता है ये, जो सभी प्रकार के ऊनी कपड़ों पर लगाया जाता है। और यदि कपड़ों पर इस प्रकार के साइन को लगाया जाए तो इसका मतलब ये है कि उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा कहता है सिल्क मार्क। अब सिल्क मार्क क्या होता है? देखिए, यह भारतीय रेशम मार्क संगठन SMOI द्वारा दिया गया मानक चिन्ह है। आपको पता है कि भारत में सिल्क की उत्पादन होती है, सिल्क के रेशे होते हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं। तो यदि कपड़ा बहुत अच्छा है, कपड़ा अगर ओरिजिनल है, वास्तविक जेन्युइन है, तो उसके ऊपर सिल्क मार्क का मार्का लगता है, जो SMOI के द्वारा दिया गया मानक चिन्ह है। यह भी 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो शुद्ध रेशमी वस्त्रों पर पाया जाता है, जो प्योर रेशम है, प्योर सिल्क है, उसी के ऊपर यह मार्क को लगाया जाता है। सिल्क मार्क 100% प्राकृतिक रेशम को सुनिश्चित करता है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। 100% सिल्क से बना हुआ, 100% रेशम से बना हुआ कपड़ों, वस्त्र या शॉल, स्वेटर, साड़ी या और भी कुछ भी हो सकता है, वो उसके ऊपर सिल्क मार्क का मार्का लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है हॉलमार्क। अब हॉलमार्क क्या होता है? यह भी आपके 2 नंबर 1 नंबर के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि हॉलमार्क के बारे में आपने कई बार सुना होगा, खासकर लड़कियां जो होती है, जो सोना, चांदी, प्लेटिनम के आभूषण वगैरह का उपयोग करते हैं, उनके ऊपर हॉलमार्क का उपयोग होता है। यह भारतीय मानक ब्यूरो BIS, याद रखिएगा, 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। BIS के द्वारा हॉलमार्क का सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जो किसी भी प्रकार के ज्वेलर अर्थात शुद्ध सोने से बने वस्तु, शुद्ध चांदी से बने वस्तु, शुद्ध प्लेटिनम से बने आभूषणों पर ही पाया जाता है। जो प्योर हो, जो शुद्ध हो, चाहे वो सोना हो, चांदी हो या फिर प्लेटिनम हो, इनके ऊपर हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। और ये मानक ब्यूरो जो है, वो भारतीय मानक ब्यूरो जिसे हम BIS कहते हैं, उनके द्वारा यह सर्टिफिकेशन
किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कहता है संरक्षण परिषद। अब संरक्षण परिषद क्या होता है? उपभोक्ता हितों की रक्षा के उद्देश्य से, उपभोक्ता उद्देश्य कहने का मतलब है तो व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। तो उनके हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो, जिसका नाम मैंने कई बार इससे पहले भी लिया है, जिसे हम BIS कहते हैं, विपणन और निरीक्षण निर्देशालय, जिसमें भारत सरकार BMI जैसे कि वैधानिक, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी निकायों के अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य स्तरों पर संरक्षण परिषदों की स्थापना की है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक जो व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है, उनके जीवन में परेशानी ना हो, उनके हितों की रक्षा की जाए, उनके द्वारा किए गए पैसे का जो खर्च उन्होंने पैसे किए हैं, उसको सही जगह पे लगाया गया है कि नहीं, इसके लिए कई प्रकार के संस्थान बनाए गए हैं, जिसमें कुछ NGO भी हैं, कुछ सरकारी संस्थान भी है, कुछ केंद्र लेवल पर मतलब कि भारतीय सरकार का भी है, कुछ राज्य स्तर पर भी है। ये कई प्रकार के संस्थाओं का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त आज कई गैर सरकारी संगठन जो हैं, जिसे हम NGO कहते हैं, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन और गैर पक्षीय हितों के कारण उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कई प्रकार के ऐसे NGO हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो उपभोक्ता को इन सभी चीजों की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे वो अपने हितों की रक्षा कर सके। ऐसे संगठन जो हैं वो पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों, मार्गदर्शिकाओं, ध्वस्त श्रव्य सामग्रियों, अनुसंधान रिपोर्ट आदि के माध्यम से उपभोक्ता हितों से जुड़ी जानकारियां प्रकाशित और प्रसारित करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के समय में YouTube जो है वो बहुत ही महत्व और बहुत तरह की जानकारियां वहां से लोगों को प्राप्त होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं मोबाइल को लेके ले लेता हूं। जब भी कोई भी मोबाइल लॉन्च होता है तो कई सारे ऐसे टेक यूट्यूबर हैं जो बड़े ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें इतना कैमरा है, इसमें इतनी बैटरी है, ये अगर कोई दिक्कत होती है तो वो भी वो बताते हैं कि भाई इसके कैमरे में थोड़ी सी परेशानी है, इसका रैम और ज्यादा होना चाहिए था, इसमें थोड़ी सी कलर का दिक्कत है, ये थोड़ा अनटची लग रहा है, ये फलाना ठिकाना बहुत सारी चीजें वो बताते हैं। तो यही वो तरीका है जिससे उपभोक्ता के जीवन में जानकारियां प्रदान की जाती है, उनको आगे होने वाले दिक्कतों से सामना न हो इसके लिए कई प्रकार की जानकारियां वो वहीं दे देते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जान लेते हैं, अगर मुझे कोई ऐसा मोबाइल चाहिए जिसमें 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए, लेकिन मैंने कोई ऑनलाइन मोबाइल देखा और मुझे जानकारी नहीं था, मैंने 3000 mAh की बैटरी वाला मोबाइल खरीद लिया। अब यहाँ पे मैंने जो सोचा था वो मेरा काम हुआ नहीं, इसलिए टेक जो है जितने भी यूट्यूबर हैं वो इन्हीं सब चीजों के लिए जनता को वो सारी जानकारी देते हैं और इनसे उनका भी परिवार चलता है और लोगों को जानकारियां भी प्राप्त होता है। आजकल तो बहुत से उपभोक्ता संगठन उत्पादों की तुलनात्मक परीक्षण, हानिकारक और सुरक्षित उत्पादों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता फैलाने, उत्पादों के बारे में समझाने, उपभोक्ता के लिए नए वैधानिक प्रावधानों के लिए जानकारी का प्रचार करने, मुफ्त कानूनी सलाह पैरवी करने, उपभोक्ता की शिकायतों के ऊपर निपटने के लिए सतर्कता समूह के रूप में कार्यरत हैं। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री में लोगों को सलाह दे रहे हैं, फ्री में वकालत कर रहे हैं, उनसे जुड़े किसी प्रकार की समस्या का निपटान करने में मदद करते हैं, उन्हें अच्छी सी जानकारी प्रदान करने में उनकी मदद करते हैं। तो ये संरक्षण परिषद है, जो आप ये नहीं कह सकते। संरक्षण परिषद मतलब सुरक्षा देना। सुरक्षा देने का कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार की जवाबदेही नहीं है। कई प्रकार के NGO हैं, कई प्रकार के ऐसे लोग हैं, संगठन हैं, वकील हैं, कई प्रकार की ऐसी वेबसाइट है, यूट्यूबर है, टेक के यूट्यूबर हैं, जो लोगों को इन तरह की जानकारी देके उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कई उपभोक्ता संगठन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जनसभाएं एवं नुक्कड़ नाटक तक का आयोजन करने लगे हैं। आज के समय में कई ऐसे भी लोग हैं जो लोगों के बीचों में जानकारी फैलाने के लिए कई प्रकार की जनसभाएं करते हैं, नुक्कड़ करते हैं, नाटक करते हैं। कई उपभोक्ता संगठनों ने तो अपने पुस्तकालय और दस्तावेज केंद्र भी खोल लिए हैं ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। पुस्तकालय में आके पढ़ेंगे तो उन्हें उस चीजों के बारे में जानकारी मिलेगा, जिसके चलते आज यह संगठन उपभोक्ता जागरूकता, सशक्तिकरण और उपभोक्ता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। आज के समय में उपभोक्ता से जुड़ी किसी भी समस्या को सुनने के लिए कई प्रकार के संगठन है, कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कई प्रकार के फ्री फोरम है जहां पे आप अपनी शिकायतों को
कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, जब से हमारा भारत डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ा है, तब से आपने देखा है कि ज़्यादातर चीज़ें लोगों जो हैं, वो ऑनलाइन ही चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन उनको सारी चीज़ें पता चल जाती है। जो लोग किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उनको अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो वो ऑनलाइन कमेंट कर देते हैं, ताकि अगला व्यक्ति उस कमेंट को पढ़ के वो सामान ले पाए, ताकि उनको आगे उन्हीं परेशानियों का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है उपभोक्ता के दायित्व क्या है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते रहें। उसे तभी समान वस्तु, सेवा और लेन-देन की ईमानदारी से भी करना चाहिए। देखिए, जब भी कोई उपभोक्ता का भी कुछ दायित्व होता है, कुछ जानकारियाँ होती है, उसके माध्यम से उनको सामान खरीदना चाहिए। उनको यह भी समझना चाहिए कि जब भी कोई सामान वो खरीदते हैं, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी लें। उसके ऊपर कई बार एक्सपायरी वगैरह मैन्युफैक्चर डेट होते हैं। इसके अलावा कई बार उन्हें वहाँ पे साफ-साफ बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट का उपयोग कैसे करना है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके ऊपर लिखा रहता है कि आप इसे गर्म जगहों पे ना रखें, आप इसे ठंडे जगहों पे रखें। इसका उपयोग करने से पहले आप डॉक्टर से सलाह लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो सरकार जो है उपभोक्ता के लिए बनाई है। कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसे बाज़ार सर्वेक्षण करना चाहिए। कोई भी वस्तु अगर आप खरीदते हैं तो उसके बारे में आपको पहले जानकारी हासिल करना है, ताकि वह वस्तु की तुलना करके उसका चयन कर सकें। आप अगर किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हो, जैसे कि आपको मान लो एक इस्त्री लेना है, इस्त्री औरत वाला नहीं, आयरन वाला, जिससे आप कपड़ों को सीधा करते हो। अब इसमें बहुत सारी कंपनियाँ आती है, अब आप दुकान पे जाओ, 4-5 दुकानों पे जाके आप उसकी तुलना करो कि कौन-सा आयरन में कैसा गुण है, कौन-सा आयरन जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कौन से आयरन में कितना रेट लग रहा है, कम रेट में कौन मिल रहा है, कम रेट में सबसे अच्छा आयरन कौन-सा मिल रहा है। तो जब आप तुलना करोगे, तब आप अच्छे प्रोडक्ट का चयन कर सकते हो। उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध विभिन्न किस्तों में स्वयं चुनना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अक्सर आप दुकान पे जाओगे तो आपको दुकान वाला कहेगा ये ले लो, वो ले लो, ये कपड़ा अच्छा है, ये मोबाइल अच्छा है, लेकिन आप पहले स्वयं से ही उन चीज़ों को चुनो, आप स्वयं से उन चीज़ों को समझो कि कैसी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर होगा। खरीदने से पहले लेबल ज़रूर देखें, किसी भी चीज़ के ऊपर आपको लेबल देखना है, ब्रोशर पर दी गई जानकारी को पढ़ना चाहिए। ब्रोशर क्या होता है? आपने देखा होगा प्रोडक्ट के ऊपर एक रैपिंग किया जाता है उसके बारे में, वहाँ पे सारा डिटेल्स लिखा होता है, कब बना है, कब एक्सपायर होगा, कैसे उपयोग करना है, कौन-कौन सी चीज़ें इसमें मिलाई गई है, वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होती है। इसके लिए आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। उसे मानकीकरण चिन्ह वाले उत्पादों को खरीदना चाहिए। कोई भी कस्टमर हो, उसे मानकीकृत चिन्ह जब तक उसपे ना दिखे, तब तक उन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। जो उच्च गुणवत्ता के होते हैं, पक्का बिल अवश्य लें। अब देखिए, पक्का बिल जीएसटी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अब जीएसटी का अगर आप बिल लेते हो, तो इससे क्या होगा कि टैक्स की चोरी नहीं हो पाएगी। नहीं तो आप अगर पक्का बिल नहीं लोगे, तो वो क्या करेगा अगला, टैक्स की चोरी करेगा और टैक्स की चोरी करके सरकार को नुकसान करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उपभोक्ता के दायित्व के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इसके कार्यक्षेत्र के बारे में जान लेते हैं कि कार्यक्षेत्र क्या है। तो देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो जो है, वो विपणन और निरीक्षण निर्देशालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय आदि जैसे सरकारी संगठनों में प्रबंधनीय और तकनीकी पदकों पर काम करता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल जाएँगे इन क्षेत्रों में, जहाँ पे आप इसमें कार्य कर सकते हैं और जॉब की तरह आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओ हैं, जिसे हम स्वैच्छिक संगठन कह सकते हैं। वो उत्पाद का परीक्षण करते हैं, उपभोक्ता शिक्षण एवं सशक्तिकरण पत्रिका का प्रकाशन वगैरह करते हैं, निगमित कॉर्पोरेट व्यापारिक संस्थानों के उपभोक्ता प्रभाग में कार्य करते हैं। अगर मान लो एक जूस बनाने वाली कोई कंपनी है, अब उसमें एक एनजीओ जाएगा, उसके जूस को टेस्ट करेगा कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है, ताकि लोग उसको पी के बीमार ना हो, उनके शारीरिक मतलब दिक्कतें ना हो। तो इन सभी चीज़ों में कई प्रकार के लोगों को नौकरी मिल सकती है, बशर्ते उनको उन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। बाजार अनुसंधान संगठनों के साथ आप कार्य कर सकते हैं। कई प्रकार के ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाले या जाँचने वाले लोग होते हैं, अनुसंधान संगठन होते हैं, जिसके साथ भी लोग मिलके इसमें नौकरी वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपना उपभोक्ता संगठन भी शुरू कर सकते हैं। उपभोक्ता संगठन मतलब उपभोक्ता जो प्रोडक्ट का उपयोग करने वाले लोग हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वो कई प्रकार से संगठन तैयार कर सकते हैं। हालाँकि आज के समय में कई प्रकार के ऑनलाइन संगठन ऐसे हैं जहाँ पे उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुना जाता है। पॉइंट हमारा कहता है उपभोक्ता परामर्श सेवा और लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में भी आप काम कर सकते हैं। कई प्रकार के ऐसे कस्टमर केयर के नंबर आते हैं, जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको नौकरी मिल जाएगी। विद्यालयों अर्थात स्कूल, महाविद्यालयों अर्थात यूनिवर्सिटीज़ द्वारा चलाए गए उपभोक्ता क्लबों में परामर्शदाता के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। वहाँ पे आप चीज़ों को समझा सकते हैं, बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। शिकायत निवारण के मार्गदर्शन के लिए स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में काम कर सकते हैं। हालाँकि आप इसमें देख लीजिए तो बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हो, खुद के बदौलत भी कर सकते हो और कहीं सरकारी और गैर सरकारी संगठन में भी लग के अपनी नौकरी वगैरह कर सकते हो। उपभोक्ता परीक्षण प्रयोगशाला में उत्पादों के तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए विश्लेषणकर्ता के रूप में भी आप काम कर सकते हो। जब किसी भी प्रोडक्ट को तुलना किया जाता है, उसकी जाँच की जाती है, तो उसका विश्लेषण करने के लिए भी आपको यहाँ पे नौकरी मिल जाएगा। उपभोक्ता मामलों में संबंधित पत्रकारिता कर सकते हो। आप न्यूज़पेपर, आर्टिकल या किसी प्रकार के पुस्तकों को छाप सकते हो उपभोक्ता की जानकारी के लिए। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आपको कहीं न कहीं काम को दर्शाते हैं, जहाँ पे आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हमारा होम साइंस का वन शॉट वीडियो जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। इसमें टोटल जितने भी चैप्टर हमारे सिलेबस में आने वाले थे वो सारे कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।